एक बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं सूडोमोनास पोटीडा, और जो ऑयल स्पिल्स होते हैं ओशन में, कई बार ऑयल बिखर जाता है, जो टैंक आते हैं बड़े बड़े ऑयल के, तो उस ऑयल को निकालने के लिए आप ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हो। लेपिडोप्टेरा में कुछ इंसेक्ट्स आते हैं जैसे टोबैको बडवॉर्म, कि टमाटर ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो उसके लिए एक नए टमाटर बनाए जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टमाटो। क्लोन क्या होता है बेटा, इसको कैसे बनाया गया था, जो इसकी मम्मी थी डॉली की, उसके अडर सेल्स को लिया। अडर सेल क्या होते हैं, जो मैमरी ग्लैंड्स वाला नीचे वाला वेंट्रल एरिया होता है ना काऊ का, वहां से हमने सेल खाए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका लक्ष्य नीट में। मैं हूं आपकी दीक्षा मैम, और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और उसमें हमने जाना था कि किस तरह से बायोटेक को परफॉर्म करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और बायोटेक के कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक इंसुलिन बनाई थी, याद है आपको, और आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए थे चलो एनीवेज, तो आज हम जानेंगे कि आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस फील्ड में किया जाता है और कैसे किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नीट में देखें तो ज़्यादा वेटेज प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की आती है, और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छुटका सा चैप्टर है, तो ऐसे करना, कोशिश करना कि तुम ये चैप्टर मेरे साथ साथ ही याद करते जाओ, ठीक है। तो हम शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर बच्चे। तो एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे इसमें पूरा, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड द थेराप्यूटिक्स। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन है थेराप्यूटिक्स में। थेराप्यूटिक्स क्या होते हैं? थेरेपी, आपने वर्ड सुना होगा कि कोई थेरेपी चल रही है। जब आपकी बॉडी में कोई चीज़ की कमी हो जाती है और आप उसी चीज़ को ठीक करते हो, उसी चीज़ की कमी पूरी करके, उसे हम थेरेपी कहते हैं। जैसे मान लो इंसुलिन एक थेराप्यूटिक है, अब नॉर्मली अपने बॉडी में बनाते हैं ना, सबकी बॉडी में इंसुलिन बनता है, तो वो एक थेराप्यूटिक है। अगर आप उसको बाहर से बनाते हो, फिर अपनी बॉडी में डालते हो और थेरेपी लेते हो, तो थेराप्यूटिक्स ये होते हैं। डायग्नोस्टिक्स, अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में जानना है, जैसे कोविड चला था तो कोविड में हम RT-PCR कराते थे, तो वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या यही पढ़ना हमने पूरे चैप्टर के एक टॉपिक में, कि कैसे हमने अपने पौधों को, प्लांट को, क्रॉप्स को, हमने उनकी जीन्स को मॉडिफाई करके एक नया सा बना दिया। और प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस फूड आजकल हम बहुत खाते हैं बेटा, प्रोसेस फूड, जैसे मीट आता है प्रोसेस, यूजुअली जो फैक्ट्री से फूड निकल के आता है रिफाइन होके, वो सारा प्रोसेस्ड फूड होता है। और फूड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। बायो रीमेडिएशन, राइट, जैसे आप कोई बायोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करके, जैसे आपने सुना होगा एक बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं सूडोमोनास पोटीडा, और जो ऑयल स्पिल्स होते हैं ओशन में, कई बार ऑयल बिखर जाता है, जो टैंक आते हैं बड़े बड़े ऑयल के, तो उस ऑयल को निकालने के लिए आप ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हो, राइट। या फिर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जो बॉटनी में पढ़ते हो आप, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हो उसको क्लियर करने के लिए, वो बायो रीमेडिएशन होता है। जैसे इन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दे ही दिया, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, और जैसे मीथेन का तुम प्लांट लगाते हो बॉटनी में, तो वो भी, उसमें भी ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो सब है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुकी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ बायोटेक का ज़रूरत होता है। चलिए, अब बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको करनी है तो उसके 3 क्रिटिकल एरियाज होते हैं। देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज। पहला है, आपको एक बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। आपने पूरा बायोटेक्नोलॉजी किया बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? वो ऑर्गेनिज्म जो आपके जीन को एक्सप्रेस करे, ठीक है, या फिर वो एंजाइम्स जो आपकी जीन्स को कटिंग वटिंग करने में हेल्प करें। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही थे। तो 3 क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट कहते हैं ना जिनको, रिसर्च एरिया जो अभी भी चल रहे हैं, अगर इनमें हमें कुछ नया मिलता है तो हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, मान लो आप इकोलाई यूज़ करते थे, उसकी जगह कोई और आ गया, उसका कॉपी नंबर और भी ज़्यादा है, तो मस्त है ना, और जीन्स बनेंगी। यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब मान लो आपने वो ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिया, मान लो आपके पास एक एक्स बैक्टीरिया आ गया। ये जो एक्स बैक्टीरिया है, ये इकोलाई से ज़्यादा अच्छा काम करता है।
अब हमें उसकी ऐसी कंडीशंस ढूंढनी है कि जिसमें वो बेस्ट काम करे, मतलब उसकी पीएच, उसका खाना पीना, ये सब हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस पे ये ऑप्टिमली काम करता है, बेस्ट काम करता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें अभी भी बहुत रिसर्च चल रहा है, क्योंकि आप एक्सप्रेस तो करवा लेते हैं जीन, बट उस मिक्सचर में से, हमने बायोरिएक्टर में मिक्सचर डाला था ना, पूरा ब्रॉथ डालते हैं, कल्चर ब्रॉथ, उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहीं पे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब उस पूरे ब्रॉथ में से हमें अपना पर्टिकुलर प्रोटीन निकालना है या पर्टिकुलर लिपिड निकालना है, जो भी, उसको आइसोलेट करने के अभी बहुत से टेक्निक हमें नहीं पता। तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में भी अभी बहुत रिसर्च चल रही है। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक के। पहला, ऑर्गेनिज्म ढूंढो, वो कैसे काम करता है, कौन सी कंडीशन पे वो ढूंढो, और जो आप बना रहे हो उसको कैसे आइसोलेट करना है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो पहला एप्लीकेशन बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि एग्रीकल्चर में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे हम कैसे वहाँ पे अप्लाई करते हैं बायोटेक को एग्रीकल्चर में। तो हमारे देश की, बाकी दुनिया की तो छोड़ो, अभी देश पे ही आते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, सबको खाना चाहिए। अब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको खाना तो चाहिए ना, तो फूड की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर फूड सप्लाई अभी भी कम है। जो हम फूड ग्रो करते हैं वो सफिशेंट नहीं है सबके लिए, वो सबके लिए अभी भी सफिशेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। सो सबसे पहले हम जब भी एप्लीकेशन पार्ट शुरू करेंगे, हम पहले प्रॉब्लम लिखेंगे, ठीक है। हम हमेशा पहले क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं वो 3 तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, 3 तरह का एग्रीकल्चर हम परफॉर्म कर रहे हैं बेटा। एक तो है केमिकल बेस्ड, एक तो है केमिकल बेस्ड, जिसे एग्रोकेमिकल भी बोलते हैं, एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें आप बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करते हो अपने प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, प्लांट को पेस्ट से दूर करने के लिए। मतलब जो भी आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं वो सारे केमिकल बेस होते हैं, या फर्टिलाइजर्स आप जो अपनी सॉइल में या फिर मिट्टी में डालते हैं वो सब केमिकल बेस्ड होते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर कोई एक किसान है, उसके पास ज़मीन बहुत कम है, तो उसको अगर इतनी उसकी फसल नहीं होगी जितना उस पर वो लगा देगा, तो उसको कभी भी ये बेनिफिशियल नहीं होगा, उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो ये जो एग्रीकल्चर जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा कह लो कि प्रॉब्लमेटिक है। पहला, ये एक्सपेंसिव है जो मैंने आपको बताया। दूसरी इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल्स हैं, ये जब सॉइल में जाएंगे, प्लांट में जाएंगे, आपका इकोसिस्टम खराब कर देंगे। वो सॉइल, अगर कोई और सॉइल में से पानी रिस रिस के किसी ऑर्गेनिज्म के पास जा रहा है, मछली के पास जा रहा है, तो वो मछली मर सकती है। अगर वो केमिकल आपके प्लांट का पार्ट बन गया और आपके अंदर चला गया तो आपको भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे जिनका जो स्ट्रक्चर है एस्ट्रोजन के जैसा था। यस, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे जिनका स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन जैसा था। अब वो एस्ट्रोजन प्लांट के अंदर जाता था और जब फीमेल्स लेती थी तो उस ज़्यादा एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ गए। या फिर वो एस्ट्रोजन जब पानी में जाता था, वो पानी फीमेल्स कंज्यूम करती थी, तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ गए। तो ये फर्टिलाइजर इज ऑल्सो अ रीज़न, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का फीमेल्स में। तो क्या केमिकल्स अच्छे हुए? नहीं हुए। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, द केमिकल्स आर यूज्ड, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या होते हैं बेटा? ये वो केमिकल होते हैं जो आपके फसल पे कीड़ा वीड़ा लग जाता है उसको मारने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड। फिर चलो, अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, विच इज़ अ मोर सस्टेनेबल मेथड। ये ज़्यादा सस्टेनेबल है, इसे सस्टेनेबल फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप प्लांट वैरायटीज़ ऐसे यूज़ करते हैं जिनको ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, प्लस आप जो भी चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो सब ऑर्गेनिक होंगी, मतलब प्लांट बेस्ड होंगी।
फर्टिलाइजर की जगह आप मेन्योर यूज करोगे। मेन्योर किसका बना होता है? जैसे काऊ डंग वगैरह का, राइट। और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट करके, किसी और प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके अपने ही प्लांट्स में यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कंपैरिजन में कम है। तो इसमें आप क्या करते हैं? वी यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जिनको हम मेन्योर कहते हैं, ब्रैकेट में लिख देती हूं, एंड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ठीक है, चलो चलो अब इसमें क्या साइड इफेक्ट है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का साइड इफेक्ट होता है ये बड़ी स्लो है, और आपके पास अभी सारे ऑर्गेनिक बेस्ड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं है कि जो पेस्ट पे, इंसेक्ट पे ज़्यादा अच्छे से काम करें। ठीक है, तो अब ये भी प्रॉब्लम। तो आप क्या करो, आप अपने ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लो। तो लास्ट ऑप्शन आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या ऑप्शन आता है? कि आप अपने ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये वो जीव जंतु है जिनका आप जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई पौधा भी हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंगस भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। आप या तो उसमें कोई जीन ऐड कर रहे हो या फिर कोई जीन निकाल रहे हो। ठीक है, अभी थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं। क्या होते हैं GMOs? व्हाट आर GMOs? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, organisms that have their genes modified। इनके जो जीन्स हैं उनको आपने चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। या तो आप इसमें जीन ऐड कर रहे हो, कोई जीन एडिशन कर रहे हो, या फिर जीन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब जीन को निकाल रहे हो। अगर जीन कोई अच्छी चाहिए तो उसको ऐड कर देंगे, अगर जीन कोई अच्छी नहीं है तो उसको निकाल देंगे। और ये कोई प्लांट भी हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये कोई फंगस भी हो सकता है, या फिर ये कोई एनिमल भी हो सकता है। और यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, अभी हम बात डिटेल में प्लांट की कर रहे हैं। ओके, तो जब बेटा आपके बहुत टाइम पहले की बात है, जब देश में बहुत ज़्यादा भूख मरी थी, जब खाना प्रॉपर नहीं जा रहा था, तो उस टाइम पे एक बूम आया और वो था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो कहते हैं जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, हरी क्रांति जिसे कहते हैं, ये तुम बॉटनी में भी पढ़ते हो, तो फूड सप्लाई ट्रिपल हो गई। फूड सप्लाई मतलब फूड जो आ रहा था, अब जो बना वो ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, तो मतलब कोई बढ़िया चीज करिए। आपने सुना होगा नॉर्मन ई बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। बट अगर इंडिया की बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में वो कौन है? आपको सबको पता है, MS स्वामीनाथन। तो इन्होंने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने एक्चुअल में किया क्या था? उन्होंने सबसे पहले एक अच्छी इम्प्रूव्ड प्लांट की वेराइटीज़, क्रॉप की वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करी जो हाई यील्डिंग थी, मतलब जिनका फसल मतलब जो क्रॉप्स थी वो हमारी सॉइल पे बहुत अच्छे से काम कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी। हाई यील्डिंग मतलब आपको प्रोड्यूस उससे ज़्यादा मिल रहा है। सो दे इंट्रोड्यूस्ड इम्प्रूव्ड मतलब अच्छी करी हुई हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज। तो एक तो इन्होंने ये किया, ठीक है, और फिर लोगों को समझाया कि कैसे इस क्रॉप को ग्रो करते हैं। उनको सिखाया बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब उनको बताया कि कब पानी लगाना है, कब इसको काटना है, हर चीज़ उनको समझाई गई और कैसे इसकी ब्रीडिंग करनी है। और साथ ही साथ यूज़ करें बहुत सारे केमिकल्स जिनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं, राइट। तो एग्रोकेमिकल्स भी इसमें यूज़ किया गया। तो वहीं से केमिकल्स यहाँ की ही देन है, इसीलिए इतने ज़्यादा केमिकल आज की दुनिया में हो गए हैं।
तो ठीक है, इससे आपकी फूड सप्लाई तो 3 गुना हो गई, बट इसके साइड इफेक्ट्स क्या थे? इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो केमिकल्स था। क्या साइड इफेक्ट्स था बेटा? सबसे पहले जो आप केमिकल्स यूज कर रहे थे, दीज केमिकल्स वर एक्सपेंसिव एंड हार्मफुल। ये हमारी सेहत के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे थे। दूसरा, जो आप इस वैरायटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई अगर करवाना है, इनकी ब्रीडिंग करवानी है, तो आप अपने नॉर्मल जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो उससे ब्रीड नहीं करवा सकते। नॉर्मल मेथड जो पहले यूज़ कर रहे थे उनको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग, मतलब जो पहले से हो रहा था। तो इनको ब्रीड कराने के लिए आपको नए नए तरीके चाहिए, या फिर आपको इनके बीज ही खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था। अब हमारे किसान तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, राइट? तो हर एक को एजुकेट करना बहुत बड़ा इसमें एक ड्रॉबैक था। तो द क्रॉप वेराइटीज कैनॉट ग्रो थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से वो वेराइटीज ग्रो नहीं हो रही थी। और तीसरा, ये जो वेराइटीज थी हर एक कॉन्टिनेंट पे काम नहीं करी थी। अब आप सोचो, जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ करी, वो उसको जाके अलास्का में लगा दो, वो नहीं ग्रो करेगी। उसको जाके कनाडा में लगा दो, नहीं ग्रो करेगी। तो ये वेराइटीज सिर्फ कुछ कॉन्टिनेंट्स पे ही सक्सेसफुल थी। सो दीज क्रॉप वेराइटीज कुड ग्रो इन सम कॉन्टिनेंट्स ओनली, कुछ कॉन्टिनेंट्स में ही ग्रो कर पा रही थी। तो ये बहुत बड़े बड़े फीडबैक थे, इसलिए हमें आज की डेट में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ जीन मॉडिफाई करनी है, आपका पौधा तैयार। अब आप किस वजह के लिए आप अपनी क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं। तो प्लांट बैक्टीरिया फंजाई, ये बहुत ध्यान से सुनना, इसमें से क्वेश्चन आता है। प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, दे आर जीएमओस। अब प्लांट्स में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया? पहला पॉइंट, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। आप सबको पता है एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? ये वो स्ट्रेस है जो प्लांट झेलता है। जैसे मान लो कभी ओले पड़ गए, राइट, या हेल स्टॉर्म्स कहते हैं जिनको। कभी इतनी तेज से तूफान आया कि सारे जो पौधे ऐसे गिर गए। आपने देखा होगा कई बार पौधे बिल्कुल गिर जाते हैं। तो अगर हम उनकी जीन्स ऐसे मॉडिफाई कर दें कि वो अगर हेल स्टॉर्म्स आए या फिर कोई ऐसा तूफान आए कि वो गिरे ना, वो इतनी उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आप ऐसे कर दो कि वो ऐसे एकदम से प्रॉपरली जो भी हेल स्टॉर्म या कुछ भी आ रहा है उससे उसका सामना कर पाएँ और डैमेज ना हो। या कह लो अगर सॉइल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उस कॉन्सेंट्रेशन में भी वो ग्रो करें। ठंड ज़्यादा हो गई तो उससे ना मरे, पानी कम है तो उससे ना मरे। तो हमने उनके जीन्स इन चीज़ों के लिए भी मॉडिफाई करे। तो पहला हमने क्या किया, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए भी हम अपने पौधों को जेनेटिकली मॉडिफाई करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस। तो हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे पौधे बना दिए कि उनको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी डिपेंडेंस पेस्टिसाइड पे इतनी कम है, उनको हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। उनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स डाल दिए कि जब कोई पेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, कोई कीड़ा, कोई इंसेक्ट जो पौधों को ख़राब करे, तो वो जब पेस्ट आपके पौधे पे आके पौधे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद ही मर जाते हैं। ठीक है। तो हमने ऐसे भी पौधे बनाए जीन्स को मॉडिफाई करके। फिर हमने एक और चीज़ बनाई जिससे आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो भी कम हो। क्या होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस? आपने अपनी फसल को काटा, अपनी क्रॉप को काटा, हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करना, अपनी फसल को काटना। काटने के बाद आप उस फसल को कहीं स्टोर करते हो। अब आप उसकी स्टोरेज की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाना चाहते हो। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। टमाटर है, टमाटर अगर गले सड़े होते हैं आपको अच्छे नहीं लगते, और अगर कच्चे होते हैं तो भी अच्छे नहीं लगते। अगर हम चाहें कि टमाटर जो हैं अच्छे उग के आएँ और ज़्यादा टाइम तक आप उनको स्टोर करके रख सको, थोड़े दिनों बाद तो नॉर्मली टमाटर गल जाते हैं, बट अगर आप ऐसे टमाटर बनाना चाहते हो उनको तोड़ने के बाद भी उनका नुकसान ना हो, तो आपको उनके अंदर की जीन्स को मॉडिफाई करना होगा, राइट। तो ऐसे हमने पौधों में जीन्स मॉडिफाई करी कि उनको काटने के बाद भी उनका नुकसान ना हो। ठीक है।
उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो हमने क्या किया, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी कि अब प्लांट थोड़ी सी भी मिनरल्स से उसको अच्छे से यूज़ कर लेके उसको अच्छे से यूज़ करता है और सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो ख़राब नहीं होती। मान लो अगर आपके सॉइल में मिनरल्स ज़्यादा नहीं है तो वो पौधा थोड़े से मिनरल्स को भी यूज़ करके अच्छे से अपना ग्रोथ कर लेगा। ओके, तो इससे जो सॉइल है थोड़े थोड़े में भी अपना काम चला लेंगे। उसके बाद आपने फूड्स की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दी। आपने फूड के अंदर कोई ऐसा जीन ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है गोल्डन राइस का, उसमें आपने विटामिन ए का जीन ऐड किया जिससे उस राइस की न्यूट्रिशनल जो एफिशिएंसी है, कह लो क्वालिटी है, वो बढ़ गई। ठीक है, तो आपने अपने नॉर्मल था फूड, राइस में कुछ भी नहीं था, विटामिन ए नहीं होता नॉर्मली, बट आपने उसमें जीन ऐड करके उसको अच्छा बना दिया। ठीक है, तो इस तरह आप प्लांट्स को मॉडिफाई करके अपने कितने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं बाय जीएमओ, बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग देम। ठीक है, चलो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे गोल्डन राइस को। गोल्डन राइस क्या होते हैं? क्या ये राइस गोल्ड के बने हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। गोल्डन राइस इसलिए कहते हैं बिकॉज देयर सीड इज येलो इन कलर, येलो गोल्डन सा सीड होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन जीन। इसमें एक जीन होती है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन जीन, उसकी वजह से। अब आपके जो राइस होते हैं उनका नाम होता है ओराइजा सटाइवा। राइस की वैरायटी है ओराइजा सटाइवा। अब जो लोग राइस ज़्यादा खाते हैं तो उनमें देखा गया कि उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती जा रही थी और उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा था। नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है जो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बेटा? सबसे पहले प्रॉब्लम लिखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या थी? विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस वो बीमारी होती है जिसमें लोगों को अंधेरे में नहीं दिखता। तो नाइट ए भी नहीं, नाइट में नहीं दिखता, चाहे लाइटें ऑन है ना, उनको अंधेरे में नहीं दिखता। तो उनमें क्या थी? विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिससे उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा था। कौन लोग? जो सबसे ज़्यादा राइस खाते हैं। तो अब क्या किया, ये उनकी नॉर्मल राइस वैरायटी थी, तो हमने क्या किया, हमें विटामिन ए ऐड करना था इसमें। अब विटामिन ए का सच कोई जीन नहीं होता। विटामिन ए हमारी बॉडी में जाके प्रोसेस होके बनता है। मतलब जब हम बीटा कैरोटीन खाते हैं, बीटा कैरोटीन मिलता है बीट रूट में, बीटा कैरोटीन मिलता है गाजर में, तभी कहते हैं ना गाजर खाओ आंखें तेज होती हैं, सुना होगा आपने। तो उसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन। जब आप बीटा कैरोटीन खाते हो वो एक प्रीकर्सर है विटामिन ए का, मतलब उससे आगे चल के विटामिन ए बनेगा और वो बनता है लिवर में। आपने बीटा कैरोटीन खाया, वो लिवर के पास गया, लिवर ने उसको कन्वर्ट कर दिया विटामिन ए में। अब विटामिन ए आपकी आंख में जाके एक आंख का कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमने विटामिन ए का कोई जीन नहीं होता, हमें जीन किसका ऐड करना है? बीटा कैरोटीन का। तो हमने लिया बीटा कैरोटीन का जीन फ्रॉम डैफोडिल प्लांट। कौन से प्लांट से? डैफोडिल। इसका साइंटिफिक नेम है नार्सिसस, सूडोनार्सिसस। तो हमने ये प्लांट लिया, इस प्लांट से लिया बीटा कैरोटीन जीन। अब बीटा कैरोटीन जीन लिया हमने डैफोडिल से और उसको ऐड कर दिया टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से ओराइजा सटाइवा में, और ओराइजा सटाइवा बन गया गोल्डन राइस। क्या बन गया? गोल्डन राइस। ठीक है, तो इस पौधे से बीटा कैरोटीन जीन लिया, उसको ट्रांसफर कर दिया ओराइजा सटाइवा में, ओराइजा सटाइवा बन गया गोल्डन राइस। ठीक है, तो अब जब आप ये बीटा कैरोटीन खाओगे आपके लिवर में जाके वो विटामिन ए बन जाएगा और आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो ये था एक बेस्ट एग्जाम्पल कि आपने कैसे अपने पौधे को न्यूट्रिशनली रिच कर दिया, उसमें अच्छे न्यूट्रिशन डाल। ओके, चलो ये तो आपने बहुत बढ़िया काम किया। तो पहले एक बार इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो प्री वाईक्यू हैं। Which of the following is true for golden rice? बिल्कुल सही है। It is vitamin A enriched with the gene from daffodil. It is a pest resistant with the gene from bacillus. It is drought tolerant
developed using agrobacterium vector. It has yellow grain because of a gene introduced from a primitive variety of rice. तो पहला ही ठीक है, ये विटामिन ए रिच है और हमने जीन ली डैफोडिल से. पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता, ड्रॉट टॉलरेंट नहीं होता. यस, इसके येलो ग्रेन्स तो होते हैं, बट आपने वो राइस से नहीं लिए, डैफोडिल से लिए हैं. ठीक है, जो जीन ली है, तो इसलिए आंसर हुआ बेटा 1. नेक्स्ट, golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of vitamin A. Very simple question. ऐसा आ गया तो पेपर में तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे. नेक्स्ट है, कंजप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी. क्या चीज़ खाओगे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी चली जाए? गोल्डन राइस, क्योंकि आपको पता है गोल्डन राइस इज विटामिन ए इनरिच्ड राइस. नेक्स्ट है बेटा बीटी कॉटन. अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमने अपने पौधों को क्या किया, पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाया. हमने अपने पौधों को पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाया. तो बीटी कॉटन एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है. अगेन पहले प्रॉब्लम जानते हैं. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि आपके कॉटन प्लांट पे the cotton plant was damaged by, कॉटन प्लांट को कौन डैमेज कर रहा था? इंसेक्ट्स डैमेज कर रहे थे. अगर आप ये चित्र देख पा रहे हैं, पहले वाले में आपके कॉटन के जो बॉल होते हैं, ये बॉल गोले से होते हैं, इसको इंसेक्ट ने डैमेज किया है, और ये वाला एक फुली मेच्योर आपका कॉटन बॉल है जो ठीक है. तो प्रॉब्लम है ये हमारे इंसेक्ट इनको डैमेज कर रहे हैं. अब ये कौन से इंसेक्ट्स हैं जो डैमेज कर रहे हैं? चलो इनके बारे में जानते हैं. ये इंसेक्ट के अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं. जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, उसमें क्लास इंसेक्टा होता है, इनके फर्दर ऑर्डर्स होते हैं. जैसे एक ऑर्डर है लेपिडोप्टरा. लेपिडोप्टरा में कुछ इंसेक्ट्स आते हैं जैसे टोबैको बड वॉर्म. एक तो ये वॉर्म है. लेपिडोप्टरा इज अ ऑर्डर ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स. तो ये मॉथ जैसा इंसेक्ट दिखता है. तो इसमें एक टोबैको बड वॉर्म और एक आर्मी वॉर्म आता है. ये दोनों के दोनों आपके कॉटन को डिस्ट्रॉय करते हैं. एक और ऑर्डर होता है कोलियोप्ट्रा. कोलियोप्ट्रा में आते हैं बीटल्स. तो ये बीटल्स भी आपके प्लांट्स को डैमेज करते हैं. एक और ऑर्डर आता है डिप्ट्रा. डिप्ट्रा में आती हैं फ्लाइज और मस्कीटोज, मक्खियाँ और मच्छर. ये भी आपके पौधों को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो हमें क्या करना है? हमें एक इंसेक्ट लेके चल रहे हैं. मान लो एक कॉटन बॉल वॉर्म है जो लेपिडोप्टेरा में ही आता है. ठीक है, ये बर्न लिख दिया मैंने, ये बड है बेटा, टोबैको बड वॉर्म. ओके, तो लेपिडोप्टेरा में ही एक कॉटन बॉल वॉर्म है जो आपकी कॉटन को डिस्ट्रॉय कर रहा है. यहाँ पे लिख दे रही हूँ कॉटन बॉल वॉर्म. इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, कोई बात नहीं. ये जो वॉर्म है ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था यार. सारी की सारी कॉटन की जो फसल थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो रही थी. और कॉटन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कितने कपड़े बनते हैं, है ना. तो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, हमने सॉल्यूशन ढूंढना था. तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढा? जब आपका कोई दुश्मन है तो उसका दुश्मन ढूंढ लो, राइट. उसका दुश्मन ढूंढ लो. अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वो उसको डिस्ट्रॉय वैसे ही कर देगा, जैसे पिक्चरों में भी दिखाते हैं. तो इसका दुश्मन ढूंढा जो था एक बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस. बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये जो है इसी से ही वर्ड आया है बीटी, बीटी कॉटन. बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थ्यूरिनजेनेसिस. ये जो बैक्टीरिया है आपको सॉइल में मिलता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम. ये एक तरह का सॉइल का बैक्टीरिया है. ठीक है, अब ये जो सॉइल बैक्टीरियम है ये क्या करता है? इसके पास एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन. ये क्राइजीन एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है. इससे हमें एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन मिलता है जो कि एक इनएक्टिव टॉक्सिन है, जो कि एक इनएक्टिव टॉक्सिन है जिसे हम प्रोटॉक्सिन कहते हैं. दिस इज द टॉक्सिन, बट इन विच फॉर्म? इनएक्टिव फॉर्म. मतलब वो अभी एक्टिव नहीं, अभी वो काम नहीं कर सकता. तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक टॉक्सिन बनाता है इनएक्टिव फॉर्म में अपनी जीन से, जिस जीन का नाम है क्राइजीन. ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन की फॉर्म में होता है. अब जब इसको एल्कलाइन पीएच मिलती है तो ये एक्टिव हो जाता है. तो जब इसको एल्कलाइन पीएच मिलती है तो ये एक्टिव हो जाता है. ये बन जाता है एक एक्टिव टॉक्सिन. क्या बन जाता है? एक एक्टिव टॉक्सिन. अब एल्कलाइन पीएच ना तो हमारी गट में है
ठीक है। और बैक्टीरिया जब इसको बनाता है तो बैक्टीरिया इसको इनएक्टिव फॉर्म में बना रहा है, तो ना तो ये बैक्टीरिया को नुकसान देगा और ना ही हमें देगा। तो नुकसान किसको देगा? जिसकी पीएच गट के अंदर एल्कलाइन हो, और वो है आपके, अगर इंसेक्ट के अंदर ये प्रोटॉक्सिन चला गया, उसके गट के अंदर चला गया, तो ये एक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में बन जाएगा। अब ये टॉक्सिन क्या करेगा? ये टॉक्सिन क्या करेगा? उसके गट में, कौन सी गट? मिड गट में। मिड मतलब सेंटर वाली। आपने कॉकरोच पढ़ा था ना, उसमें भी मिड गट थी, तो वैसी गट होती है सब इंसेक्ट की। तो उसके मिड गट के सेल्स के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे छेद कर देगा, राइट, जिससे हम कहते हैं पोर्स क्रिएट करके लाइसिस कर देना। लाइसिस करना मतलब तोड़ देना, जिससे बाहर का फ्लूइड गट के अंदर आ जाएगा और जो गट है वो फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, और आपका जो वर्म है वो मर जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ? ये जो एक्टिव टॉक्सिन है ये क्या करेगा? इट विल क्रिएट पोर्स इन द मिड गट इपिथीलियम। मिडगट के इपिथीलियम में पोर्स क्रिएट कर देगा, जिससे लाइसिस होगा। लाइसिस मतलब टूट जाना, और बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, एंड द वर्म विल डाई। वर्म मर जाएगा। तो ये था इसका दुश्मन। दुश्मन अपने दुश्मन को ऐसे मारता है। तो बैक्टीरिया का जब भी इनएक्टिव टॉक्सिन आपके जो वर्म है इंसेक्ट से उनकी गट में जाता है, एक्टिव हो जाता है, और वहाँ पे गट का ये हाल करते हैं और वो वर्म मर जाता है। तो अल्कलाइन पीएच कहाँ होता है? गट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के गट में। तो जब हमें ये पता लगा तो हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है, चलो चलो हम ये जीन ही आइसोलेट कर लेते हैं। तो हमने सोचा क्राइजीन को आइसोलेट कर लो। तो हमने क्या किया? हमने क्राइजीन ली, ठीक है। हमने क्या किया? बैसिलस से हमने क्राइजीन ली, उसको ऐड कर दिया, हमने कॉटन प्लांट में। कौन सा प्लांट? कॉटन प्लांट में। और कैसे ऐड किया? टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से। किसकी हेल्प से? टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से। अब ये जो कॉटन प्लांट है ये बन गया बीटी कॉटन। क्या बन गया? बीटी कॉटन, जो कि एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। अब ये प्लांट क्या करेगा? ये प्लांट बेटा क्या करेगा? इट विल सिक्रीट दिस टॉक्सिन। इसके पास क्योंकि क्राइजीन आ गया, अब इट विल प्रोड्यूस द टॉक्सिन। अब जब इंसेक्ट आके इस पौधे को खाने की कोशिश करेगा तो वो साथ ही साथ में इनएक्टिव टॉक्सिन को खा लेगा। अब वो इनएक्टिव टॉक्सिन जब जाएगा उसके गट के अंदर तो क्या होगा? वो एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद उसके मिड गट में बर्स्ट हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो हमने क्या किया? क्राइजीन लिया, प्लांट में ऐड कर दिया, प्लांट बन गया पेस्ट रेजिस्टेंट। सो नाउ व्हेन the pest will eat the ball of cotton, the protoxin will enter in insect's gut. ठीक है। और बाकी की स्टोरी आपको आगे पता ही है। तो अच्छी टेक्निक ढूंढ ली ना, अपने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट कर लिया। ओके। तो अब ये हमें क्यों नहीं नुकसान देता? क्योंकि हमारी पीएच होती है एसिडिक। आप बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, हमारी अल्कलाइन भी तो होती है। बेटा हमारा पीएच होता है सलाइवा का 6। उसके बाद आपका जो स्टमक है वो हाईली एसिडिक है। तो स्टार्टिंग की पीएच एसिडिक है, इसकी वजह से वो प्रोटॉक्सिन ऑलरेडी खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो उसके प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए ये हमें नुकसान नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये बैक्टीरिया को खुद भी नुकसान नहीं देता, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उसको बना ही प्रोटॉक्सिन फॉर्म में रहा है। तो नुकसान किसको देगा? जिसकी गट की इनिशियल पीएच ही एल्कलाइन। ठीक है। तो याद रखना, दिस प्रोटॉक्सिन cannot harm bacteria and humans. क्यों? बिकॉज हमारी एसिडिक पीएच होती है और बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है। ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए अब जानते हैं दुनिया में बीटी प्लांट और क्या क्या बने हैं। इसके अलावा आपके पास बीटी कॉटन तो है ही है, बीटी कॉटन के अलावा आपके पास बीटी राइस भी है, बीटी टोमेटो भी है, बीटी
पोटैटो भी है, बीटी सोयाबीन भी है, बीटी ब्रिंजल भी है। ये सारे आपने बीटी बना लिए, पर इंडिया में सिर्फ कॉटन ही आता है। इंडिया में जीएमओ इंट्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल है, लोगों के भाव बहुत जुड़े होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अब आपके जो ये जीन्स होती हैं, क्रायोजीन, इसको हम किस वे में ऐड करते हैं? क्या एक ही क्रायोजीन सब पौधों के लिए यूज़ होती है? ऐसा नहीं होता। आपकी जो क्रायोजीन होती है, इट इज़ क्रॉप एंड इंसेक्ट स्पेसिफिक। आप उसको कौन सी क्रॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसको कौन सा इंसेक्ट डैमेज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जीन यूज़ करेंगे। जैसे आपके पास एक होता है क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ये वाली जो जीन है आप यूज़ कर सकते हो कॉटन बॉल वॉर्म के लिए। मतलब इंसेक्ट है बॉल वॉर्म जो आपके कॉटन को डिस्ट्रॉय करता है। तो हुई ना ये इंसेक्ट और इंसेक्ट और प्लांट स्पेसिफिक, राइट। जैसे आपकी क्राई 1AB आप कॉर्न प्लांट के लिए यूज़ करते हो, कॉर्न बोरर के लिए। तो यस, हमने कॉर्न को भी बीटी बनाया है। ओके बच्चा, राइट। सो इस तरह से जो आपकी ये प्लांट होता है, आपका जो ये प्लांट होता है, इट इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक टू व्हाट? इंसेक्ट एंड क्रॉप। आप ऐसे कोई भी जीन कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। इसमें से क्वेश्चन भी आता है, ओके। और ये सारे आपने आज तक जितने भी प्लांट्स हैं उनको बनाया है पेस्ट रेजिस्टेंट और बीटी, ओके। और आपने कैसे बनाया? आपने टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से ये जीन बैसिलस से लिया, प्लांट में ऐड कर दिया। अब जब प्लांट को इंसेक्ट खाएगा तो उसके अंदर ये टॉक्सिन चला जाएगा और उसकी जो एसिडिक एल्कलाइन पीएच है, वो एल्कलाइन पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी वजह से ये जो प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं। बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। सबको पता है इट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। हम प्रीडेटर वर्ड यहाँ नहीं यूज करते, प्लांट्स के लिए पेस्ट यूज करते हैं। What is the meaning of BT in BT cotton? Cotton seed carrying an endotoxin gene from Bacillus thuringiensis against pink bollworm. Baculovirus treated cotton seed against pin bollworm. Bigger thread of disease-resistant cotton with better tensile strength. Cotton produced by biotechnology using restriction enzyme and ligases to resist. सबसे पहले ये तो हमने ऐसा कुछ यूज़ ही नहीं किया, हमने तो प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नहीं हमने बढ़ाई, बैक्यूलो वायरस भी हमने यूज़ नहीं किया, रादर एक एंडोटॉक्सिन यूज़ किया। एंडो मतलब अंदर से सिक्रीट होने वाला, वो टॉक्सिन यूज़ किया और उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है बॉल वॉर्म के अगेंस्ट। नेक्स्ट, what triggers activation of protoxin to active BT toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? तो alkaline pH हमेशा, अगर उसको एक्टिव टॉक्सिन फॉर्म में लाना है, बॉडी टेम्परेचर नहीं, मॉइस्ट सरफेस नहीं, एसिडिक पीएच नहीं, एल्कलाइन पीएच होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, और कंटिन्यू करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम पे आ रहे हैं हम। पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, पहली प्रॉब्लम थी कॉटन, कॉटन डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्या है? हमारी सेकंड प्रॉब्लम है कि हमारा एक प्लांट है, पहले प्रॉब्लम लिख देते हैं। प्रॉब्लम है रूट नॉट डिजीज इन टोबैको प्लांट। जो आपका टोबैको प्लांट है उसको एक बीमारी हो रही है जिसे कहते हैं रूट नॉट डिजीज। चलो बीमारी देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, राइट। ये जो है आपका पौधा है, इसको इट्स अ रूट ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। और दूसरा है ट्रांसजेनिक प्लांट रूट, 5 days आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवेल मैकेनिज्म। ये इसको बीमारी हो रखी है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे उसको रूट नॉट हो रखा है, ठीक है, ये वाला। उसको ऐसे रूट के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल बन जाते हैं। और ये है कि जब आपने उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया, ये तब है, ठीक है। तो प्रॉब्लम थी ये। अब इस प्रॉब्लम का सबसे पहले, जैसे वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि आपकी कॉटन बॉल्स डिस्ट्रॉय हो रही थी, पर उसको कर कौन रहा था? इंसेक्ट कर रहा था। यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है एक नेमाटोड। रूट नॉट डिजीज इन टोबैको प्लांट बाय अ नेमाटोड, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया।
ये एक नेमाटोड है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे करता है? ये बनाता है एक एमआरएनए, और ये एक एमआरएनए ये इंजेक्ट कर देता है टबैको के रूट सेल्स में, और उससे हो जाती है रूट नॉट डिजीज, उससे हो जाती है रूट नॉट डिजीज। ठीक है, तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? इसका एमआरएनए। प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है बेटा यहाँ पे? इसका एमआरएनए। ठीक है, इसकी जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो क्या है? इसका, अरे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? इसका एमआरएनए। अब आप सबको पता है एमआरएनए कहाँ से आता है? डीएनए से आता है। एमआरएनए कहाँ से आता है? डीएनए से। तो हमें क्या करना है? चुप करके इस नेमाटोड का डीएनए बंद कर देना, इस नेमाटोड का डीएनए बंद कर देना, इसके डीएनए का जीन एक्सप्रेशन रोक देना है। व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जब डीएनए आगे जाके आरएनए बनाता है उससे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए आगे प्रोटीन बनाता है उससे कहते हैं ट्रांसलेशन, और इस पूरे को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, कि आपका जीन जो है डीएनए का जो सेगमेंट है वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो उसके जो काम है उसको कैसे रोकें? तो हमारा मकसद है कि इस एमिलिडोगाइने का एक डीएनए है उसको बंद कर देना है, तो स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिसका नाम है RNAi। आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेरेंस, आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेरेंस। तो हम यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम है RNAi, और आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेरेंस। इसे हम और क्या कहते हैं? जीन सब्सट्रैक्शन। जीन सब्सट्रैक्शन, कि हमने जीन को निकाल दिया, निकाला वैसे नहीं, उसको जीन को बंद कर दिया। तो इसलिए इसे हम एक और वर्ड यूज करते हैं, जीन साइलेंस। हमने जीन को क्या कर दिया बेटा? साइलेंस कर दिया, चुप करवा दिया। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। चलिए, अब हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सब यूकरियोट्स के अंदर होती है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी। तो इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ यूकरियोट, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ यूकरियोट्स। अब डिफेंस, हमें क्यों डिफेंस चाहिए? किससे चाहिए? फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जब भी हमारे अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हमें ख़त्म कर देना है। आप सबको पता है हमारे अंदर जो एमआरएनए बनता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। द आरएनएस आर नेवर डबल स्टैंडर्ड। अगर वो डबल स्टैंडर्ड होंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो हमें अपने अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनने देना। मान लो हमारे एक नॉर्मल जीन ने एक्सप्रेस किया और उससे एक आरएनए बना, और उस आरएनए ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन, बट गलती से उसके साथ कोई एक एमआरएनए जुड़ गया और उसको उसने क्या कर दिया? डबल स्टैंडर्ड बना दिया। अब वो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? अभी बताती हूँ। मान लो ये आपकी कोई जीन है, डीएनए की सेगमेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई डीएनए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे चल के बनाता है एमआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, और ये एमआरएनए आगे चल के बनाता है प्रोटीन। ठीक है, ये लो प्रोटीन को भी फ्रेगमेंट की फॉर्म में कर देते हैं, एंड दिस प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमआरएनए हमेशा तब काम करेगा जब वो सिंगल स्टैंडर्ड है, बट अगर गलती से ये जो एमआरएनए है इसके साथ कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लग गया कि ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो क्या क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। देयर विल बी नो प्रोटीन्स फॉर्मेशन। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे अंदर आरएनए इंटरफेरेंस है। तो इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोट फॉर द डबल स्टैंडर्ड, फ्रॉम लिख दिया मैंने, फॉर डिस्ट्रॉइंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ख़त्म करने के लिए हमारे अंदर ही मैकेनिज्म चलता है। अब तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन जाग रहा होगा, मैम चलो पिंक वाला तो हमारे ही जीन ने बनाया है आरएनए, अब ये जो ब्लू वाला आरएनए बन रहा है ये कहाँ से आया है? ये जो ब्लू वाला आरएनए है ये कहाँ से आ सकता है? इसका क्या सोर्स हो सकता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए है इसका सोर्स हो सकता है कि आपके अंदर कोई वायरस आ गया, वायरस का आरएनए आ गया, राइट? सो दिस कॉम्प्लीमेंट्री
RNA कैन बी फ्रॉम, या तो आपके अंदर कोई वायरस आ गया या फिर ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन्स होती हैं जंपिंग जीन्स। आपको पता होगा हमारा 1% ही जो पूरा डीएनए है वो वर्किंग होता है, बाकी का 99% जंक होता है। तो उसके अंदर कुछ जीन्स होती हैं जो जंप करती हैं, इधर से उधर जाती हैं। वो जब भी मल्टीप्लाई करती हैं वो पहले एक आरएनए बनाती हैं, फिर उससे डीएनए बनाती हैं। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे वो मल्टीप्लाई करती है। मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसे, तुम्हारे मेरे सबके अंदर एक ऐसी जंपिंग जीन्स हैं, वो कैसे मल्टीप्लाई करती हैं, वो पहले डीएनए बनाएंगी, फिर वो एमआरएनए बनाएंगी, और फिर वो डीएनए बनाएंगी। तो इस तरह उनका डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट आरएनए जिसे हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। अब ये जो इंटरमीडिएट आरएनए है, दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। अगर ये गलती से आपके ऐसे जीन के साथ जुड़ गया, ये 99% वाला जो जीन है इसका एमआरएनए अगर आपके 1% वाले एमआरएनए से जुड़ गया, वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा और फिर उसके बाद वो काम नहीं करेगा। उसके बाद वो जो भी उसका एक्सप्रेशन है वो नहीं करेगा। अब हमारे अंदर जब ऐसा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो क्या होता है, तो उस टाइम पे आरएनए इंटरफेरेंस शुरू होता है। सो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म तभी बनेगा जब आपके, तभी शुरू होगा जब आपके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है कैसे बनता है कि आपका एक नॉर्मल वर्किंग आरएनए है जो प्रोटीन एक्सप्रेशन कर रहा है, उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आके जुड़ गया, उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आके जुड़ गया। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या हो सकता है, वो कोई वायरस भी हो सकता है, वो कोई ट्रांसपोजोन भी हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस कैसे शुरू होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सो आरएनए इंटरफेरेंस, ध्यान से सुनना, आरएनएआई स्टार्ट्स व्हेन डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फॉर्म्ड। ओके, चलो, तो अब हमारे अंदर बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एक स्ट्रैंड आरएनए की ये है, एक स्ट्रैंड आरएनए की ये है। ओके, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ओके, तो ये है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जैसे ये आरएनए बनेगा तो हमारे अंदर एक इंजाइम आके काम करेगा जिसका नाम है डाइसर। डाइसर वर्ड है डाइसिंग से, काटना। जैसे आप आलू को डाइस करते हो, वेजिटेबल्स को डाइस करते हो, सब्जियां काटते हैं ना, उसे डाइसिंग कहते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके इस पूरे आरएनए को डाइस करके छोटे छोटे आरएनए में कन्वर्ट कर देगा। बट ये अभी डबल स्टैंडर्ड ही होंगे। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। क्या बोलते हैं, स्मॉल, आई फॉर इंटरफेरेंस। तो ये बन गए स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। इन स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए से एक और एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये एक ऐसा एंजाइम है जो siRNA के होने से ही एक्टिवेट हो सकता है। अगर आप में siRNA नहीं बना तो रिस्क एक्टिवेट नहीं होगा। रिस्क मान लो एक ऐसा एंजाइम है, ये कैसे एक्टिवेट होता है, ये एक छोटे से स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए को अपने पास बुलाएगा, उसका एक स्ट्रैंड रख लेगा और दूसरा स्ट्रैंड तोड़ देगा। तो रिस्क कैसे एक्टिवेट होता है, इट विल keep only one strand of siRNA। ये अपने पास सिर्फ siRNA का एक ही स्ट्रैंड रखेगा, दूसरा तोड़ देगा। अब ये जो स्ट्रैंड है ये ब्लू वाले के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अब रिस्क आपके पूरे साइटोप्लाज्म में घूमेगा सेल के, और वहाँ जा जाके ब्लू वाले जो mRNA है उसको ढूंढ के अपने साथ लगाएगा और उसको ख़त्म कर। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने पास एक पिंक वाला रख लिया, जस्ट चेक करने के लिए जो भी इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा मैं उसे ख़त्म कर। ओके, तो अब ये क्या करेगा, मान लो यहाँ पे आपका स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है, ये लो। ओके, या फिर आपका ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना हुआ है, दिस इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब रिस्क क्या करेगा, इसके पास जाएगा, ये लो रिस्क पहुंच गया, और रिस्क के पास क्या है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। तो उसने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को यूज़ किया, देखा रही ये तो चिपक रहा है, मतलब यही मेरा दुश्मन है, अब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इट विल डिस्ट्रॉय दी वायरल आरएनए। ब्लू वाला वायरस का था ना, ऐसे मान के चलो, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा।
ओके, आई थिंक दैट्स प्रिटी क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह से ये इसे डिस्ट्रॉय करता है। अभी सिर्फ आरएनए समझा रही हूँ, अभी मैंने ये नहीं बताया हमने प्लांट को कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट किया। तो जब भी हमारे अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, डाइसर आके उसे चॉप करता है और छोटे छोटे आरएनए बना देता है, जिन्हें कहते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। अब रिस्क आता है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए को समझता है, उठाता है, एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट कैसे होता है? एक स्ट्रैंड को रख लेता है, दूसरे को खा जाता है। अब ये पूरे साइटोप्लाज्म में घूमेगा, जहां भी उसको ब्लू स्ट्रैंड दिखेगा जो आपके दुश्मन का स्ट्रैंड है, उससे जुड़ के उसे डिस्ट्रॉय कर। ठीक है, चलो अब हमने इसको कैसे यूज किया। हमने क्या किया, हमने सेंस एंड एंटी सेंस डीएनए का स्ट्रैंड लिया। ओके, एक सेंस है मान लो और एक एंटी सेंस है। दोनों डीएनए, दोनों जीन्स को लिया, दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट को लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, एडेड इन टबैको प्लांट। दोनों को ऐड किया टबैको प्लांट में बाय यूजिंग टीआई प्लाज्मिड। अब हमने जो ये सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिए हैं, ये जो हमने डीएनए यूज किया है, इनमें से जो एक स्ट्रैंड है वो आपके ऐसे डीएनए से मैच कर रहा है जो आपके दुश्मन का डीएनए। मतलब हमने इसमें से 2 डीएनए यूज करे, मान लो ये डीएनए 1 है, ये डीएनए 2 है। मान लो हमने जो डीएनए 2 यूज किया वो इसके डीएनए से मैच करता है, वो डीएनए जिससे एमआरएनए बनता है, वो डीएनए जिससे एमआरएनए बनता है। तो मैंने अब आप सोचोगे कि मैम ये तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो दुश्मन का ऑलरेडी डीएनए ही ऐड कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना करना होता है। देखो बड़ी मस्त टेक्निक है, दिमाग लगा के बनाया किसी ने। तो हमने जो प्लांट है अब उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। जैसे हमने क्या किया था, जब गोल्डन राइस बनाया था तो डैफोडिल से जीन लेके राइस में डाल दी थी ना। तो वैसे हम यहाँ पे एक जीन ले रहे हैं, जीन ले हैं मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया वाली, वो जीन जो ऐसा एमआरएनए बना रही है जिससे आपके पौधे को नुकसान हो रहा है, वो वाली जीन ली। और एक उससे और जीन ली, और एक और जीन ली जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक जीन ली हमने विच इज इक्वलेंट टू द डीएनए ऑफ पेस्ट। ओके, अब ये दोनों क्या करेंगी, ये एक्सप्रेस करके आरएनए बनाएंगी, ये दोनों एक्सप्रेस करके आरएनए बनाएंगी। इसने अपना एमआरएनए बनाया, ये एमआरएनए है इक्वलेंट टू पेस्ट का एमआरएनए, और इसने बनाया इसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, इसने बनाया कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जुड़ जाएंगे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जुड़ जाएंगे और बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो पौधे के अंदर हमने डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाया और ऐसा रिस्क एक्टिवेट करा दिया जो इस ब्लू वाले आरएनए के अगेंस्ट हो, मतलब इस वाले आरएनए के अगेंस्ट हो जो पेस्ट का आरएनए। ठीक है, तो हमने सेंस एंटीसेंस स्ट्रैंड दोनों ऐड करे और दोनों से एमआरएनए बनेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एक एमआरएनए आपके पेस्ट के अगेंस्ट है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। अब क्या होगा, आपको आगे की स्टोरी पता है, डाइसर आएगा, डाइसर आके इसको चॉप कर देगा, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बना देगा। अब रिस्क आएगा, रिस्क क्या करेगा आप सबको पता है, रिस्क आके एक स्ट्रैंड रख लेगा पिंक वाली और जो दूसरी स्ट्रैंड है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जहां पे भी, अब मान लो नेमाटोड ने इन्फेक्शन करी, अब मान लो एक दिन आया नेमाटोड ने इन्फेक्ट किया, नेमाटोड इन्फेक्ट द प्लांट। अब वो क्या करेगा, इन्फेक्ट कैसे करेगा, अपना एमआरएनए बना के। अब मान लो प्लांट के सेल के अंदर, रूट के सेल के अंदर ये एमआरएनए आ गया, बट रिस्क तो पहले ही तैयार बैठा है, रिस्क तो बस ताक में है कि कब ये आए और मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं। अब रिस्क ने क्या किया, रिस्क ने डिस्ट्रॉय कर दिया पेस्ट का एमआरएनए। तो इसलिए आप में कोई भी, आपके पौधे को कोई भी इन्फेक्शन नहीं। दोबारा बता रही हूँ, हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने टबैको प्लांट के अंदर टीआई प्लाज्मिड को यूज़ करके 2 जीन्स ऐड करी, दोनों एंटीसेंस सेंस वाली जीन ऐड करी, दोनों अपना अपना एमआरएनए बनाएंगी। एक एमआरएनए पेस्ट के एमआरएनए जैसा है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री थे, दोनों आपस में जुड़े और जुड़ के बन गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो मैंने अपने टबैको प्लांट को बोला तुम अपने अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाओ, ऐसा आरएनए बनाओ कि जिससे ऐसा रिस्क एक्टिवेट हो जाए जो आपके पेस्ट के एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री
है, ताकि जब आपको नेमाटोड इन्फेक्ट करे वो अपना mRNA डाले, हमारे पास ऑलरेडी रिस्क पड़ा हो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको प्लांट बनाया। एक बार इसकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवरल नेमाटोड्स पैरासिटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो आपके नेमाटोड प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं, हमें भी करते हैं, जैसे एस्कैरिस, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अ नेमाटोड मेलिडोगानी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टबैको प्लांट एंड कॉजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो उनकी रूट को इन्फेक्ट करते हैं, उससे उसकी फसल खराब होती है। अ नॉवल स्ट्रैटेजी, नॉवल मीन्स एकदम नई, यूनिक, वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA। तो एक स्ट्रैटेजी यूज करें ताकि ये इन्फेक्शन को कम करें, और RNAi को यूज किया। RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म, सब में होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। तो इसमें आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक RNA को चुप करा देते हो, उसका डबल स्टैंडर्ड RNA बनवा के, कॉम्प्लीमेंट्री उसमें स्टैंड लगवा के, जिससे उसका mRNA की साइलेंसिंग हो जाती है। द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA, अब सोर्स क्या होता है, इट कैन बी थ्रू वायरस जिनका RNA जीनोम होता है, या फिर जंपिंग जीन्स जिनको हम ट्रांसपोजोन्स या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो रेप्लिकेट होते हैं एक RNA इंटरमीडिएट से। अब हमारे पौधे पे आते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, हमने एग्रोबैक्टीरियम यूज किया, आप सबको पता है TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम का होता है बेटा। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस, तो नेमाटोड जैसी जीन्स डाली होस्ट प्लांट में। द इंट्रोडक्शन ऑफ द DNA was such that it produced both sense and antisense RNA। हमने DNA ऐसे डाला, सेंस और एंटीसेंस दोनों, मतलब सेंस और एंटीसेंस RNA बनेगा उससे इन द होस्ट सेल। These two RNAs being complementary to each other, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे तो दोनों जुड़ गए, जिससे RNAi शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस एंड एंटीसेंस DNA का मतलब है मैंने ऐसा DNA डाला जो सेंस और एंटीसेंस RNA बनाएगा। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, आई थिंक तुम्हें बॉटनी में ये पता होगा सेंस और एंटीसेंस क्या होता है, कहीं सोचो मैम ने गलत बोल दिया। The consequence was that the parasite do not survive in antigenic host, ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग RNA। तो उससे क्या हुआ, जब आपने दोनों जीन डाली, डबल स्टैंडर्ड RNA डाला, तो उससे ऐसा रिस्क एक्टिवेट हो गया जिससे आपका जो होस्ट का RNA वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, तो उसने अपने आप को पैरासाइट से बचा लिया। इट्स जस्ट लाइक इम्यूनिटी, जैसे हम इम्यूनिटी में क्या होता है, हम वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन में अंदर क्या होता है, एक कोई डेड वायरस ही होता है या वायरस का पार्ट ही होता है। मान लो मुझे चिकन पॉक्स वैक्सीन चाहिए, अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनानी है चिकन पॉक्स के लिए, तो मैं क्या करूँगी, या मुझे पोलियो के अगेंस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं पोलियो वायरस जो डेड फॉर्म में होगा उसके अपने अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगी। तो मेरी इम्यूनिटी को लगेगा कि शायद मेरे अंदर कोई पोलियो वायरस आ गया, और क्योंकि वो डेड है तो मेरी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एक्टिव तो हो जाएगी, पर मेरा वायरस कुछ मुझे नहीं कर पाएगा। तो जब अगली बार वायरस सच में आएगा लिविंग, तो मेरे अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी बनी हुई है, वो उसको मार। तो इसमें भी ऐसे किया हमने, इसके अंदर उसका mRNA पहले इंट्रोड्यूस करके डबल स्टैंडर्ड RNA बना के RNAi चला दिया। RNAi इज लाइक इम्यूनिटी, और जिससे जब दोबारा से mRNA आया असल में, निमेटोड ने जब इन्फेक्शन किया, तो हमारे पास ऑलरेडी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी में हमने क्या बनाया, एंटीबॉडीज बनाते हैं। यहाँ पे RNA इम्यूनिटी है, उसमें हमने क्या बनाया, रिस्क। ठीक है, चलो आई होप आप फिर इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इन RNAi द जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग, कैसे साइलेंस करते हैं, बाय मेकिंग डबल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलिडोगानी इनकॉग्निशिया, कौन सा प्लांट इन्फेक्ट करता है, रूट, तभी होती है रूट नॉट डिजीज। Tobacco plant resistant to a nematode have been developed by the introduction of DNA that produce both sense and antisense RNA। बिल्कुल ठीक है, पहला ही सही है। हमने कैसे किया टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट, दोनों ही RNA डाल के। RNA interference is used for which of the following purpose in the field of biotechnology, to develop a pest resistant plant against, पहला ही ठीक है। हमने RNAi किसके लिए यूज करी है बेटा, एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाने के लिए। चलो, अब ये करने से पहले हम दो और एग्जाम्पल करेंगे, हमने मेडिसिन में कैसे यूज किया अपने GMO प्लांट को। GMO प्लांट इन मेडिसिन, ऐसे लिख लो, GMO क्रॉप और प्लांट इन दी मेडिसिन। देखो, अब हमने क्या किया, हमारे पास प्रॉब्लम थी कि ऐसे पेशेंट आते थे जिनके पास ना ऐसे पेशेंट आते थे जिनको ब्लड क्लॉटिंग बहुत होती थी।
राइट, जिनको ब्लड क्लॉटिंग बहुत होती थी, तो उनको एंटीकोगुलेंट देना था। आपके पास एक लीच होती है जो एक एंटीकोगुलेंट बनाती है जिसका नाम है हिरुडिन। लीच पता है ना आपको? लीच जब आपका खून पीती है तो उसके सलाइवा से एक एंटीकोगुलेंट आता है। एंटीकोगुलेंट होते हैं वो केमिकल जो क्लॉटिंग नहीं होने देते, तो इसलिए वो आपका खून पीती रहती है और रुकती नहीं है। ओके, तो हमारे पास क्या था, एक लीच थी। प्रॉब्लम देखते हैं पहले, प्रॉब्लम क्या थी? ब्लड क्लॉटिंग इन पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें देना था एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट नीडेड। तो हमारे पास थी एक लीच जिसका नाम है हिरुडू। हिरुडू एक लीच है जिसके पास एक जीन है हिरुडिन वाली। हिरुडिन जीन क्या करती है? इट विल प्रोड्यूस हिरुडिन विच इज एन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? दे प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। तो हमें ये हिरुडिन चाहिए। अब हम लीच से तो ले नहीं सकते, हमने क्या किया, लीच से लेना यार थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, बेचारी कितनी लीचों को पकड़ के रखोगे। तो हमने क्या किया, बच्चे, रुको बताती हूँ अभी क्या किया। तो हमने इस जीन को, हिरुडिन वाली जीन, इस हिरुडिन वाली जीन को उठाया और इस जीन को मस्टर्ड में ऐड कर दिया, इसमें ब्रासिका नेपस में, राइट। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम को यूज किया और ब्रासिका नेपस में ऐड कर। अब ब्रासिका नेपस क्या करेगी? मस्टर्ड, वो करेगी, इट विल सिक्रीट हिरुडिन। उस हिरुडिन को आइसोलेट किया और पेशेंट को दे दिया। तो ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही हुआ ना, जो ब्रासिका नेपस है, जो आपका मस्टर्ड है, ये भी बेटा क्या है? ये एक जीएमओ है। मतलब कैसे जीएमओ हुआ? उसके अंदर हिरुडिन वाली। ठीक है, चलो, तो एक एग्जाम्पल हुई ये, और एक एग्जाम्पल आरएनएआई की मैं आपको और देना चाहूँगी। आरएनएआई हमने यूज़ किया है टबैको, एक तो टबैको में, और एक यूज़ किया है टोमेटो में, टमाटर में। कौन से टमाटर? फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर टमाटो जो होते हैं, दे हैव मोर शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब है कि आप इनको ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं, ये गलेंगे सड़ेंगे नहीं। टमाटरों की दिक्कत होती है कि आप अगर उनको कच्चे निकाल लो तो कोई खरीदेगा नहीं कि कच्चे हैं, हरे हैं। सबको लाल लाल टमाटर और फर्म टमाटर चाहिए। फर्म होते हैं कच्चे, और जो लाल हुए होते हैं वो तो गल जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर डे का ही टमाटर सबको चाहिए, ना पहले टूटा हुआ ना बाद वाला। तो प्रॉब्लम तो देखो किसको आती है? किसान को। अगर एक किसान, छोटा किसान है, टमाटर की खेती करता है, उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, शहर बहुत दूर है, मंडी बहुत दूर है, वहाँ जा रहा है, तो जाते जाते उसको 2 दिन रख रहे हैं, तो उसके तो टमाटर ख़राब हो जाएंगे ना उतने में। तो एक सॉल्यूशन लेके आए कि टमाटर ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, उसके लिए एक नए टमाटर बनाए जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टमाटो। अब प्रॉब्लम क्या थी? जो टमाटर गलते हैं वो गलते हैं कि उनकी पैक्टिन डिसॉल्व हो जाती, राइट। पैक्टिन गेट्स डिसॉल्व्ड, और कौन डिसॉल्व करता है? एक एंजाइम, पॉली बीटा गैलेक्टोयूरोनेस। ये एक एंजाइम है जो पैक्टिन को डिसॉल्व करता है और जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हमने क्या किया? आरएनए यूज़ करके, आरएनए इंटरफेरेंस यूज़ करके इस एंजाइम का एमआरएनए साइलेंस कर दिया। तो बाय यूजिंग RNAi, we silenced poly beta galactouronase mRNA। तो हमारा काम हो गया, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। ठीक है, चलो, तो RNAi को हमने यहाँ भी यूज़ किया। ये था कि एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशन है। अब हम शुरू करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो चलिए बेटा देखते हैं कि बायोटेक की मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ थेराप्यूटिक्स।
आपने बहुत सारी थेराप्यूटिक्स बनाई हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपने बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी ठीक किया है बाय बायोटेक्नोलॉजी, और डायग्नोसिस भी करी है बहुत सारी बीमारियों की बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो मेन तो बेटा ये आपकी प्रॉपर एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में। हम सबसे पहले शुरू करेंगे थेराप्यूटिक्स से, ठीक है। तो थेराप्यूटिक्स जो हम यहाँ पे बनाते हैं बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमने लास्ट क्लास में करी थी ना। तो यहाँ पे जो भी थेराप्यूटिक बनेगा उन्हें हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक, क्योंकि वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बने हैं। तो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हमने बनाए हैं यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी याद है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बनाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अराउंड 30 थेराप्यूटिक्स हैव बीन फॉर्म्ड, और उनमें से इंडिया में 12 की मार्केटिंग होती है, 12 बेचे जाते हैं। 12 आर मार्केटेड इन इंडिया, 12 आर मार्केटेड इन इंडिया। उनमें से जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो हमने जो एक सबसे ज़्यादा अच्छा बनाया है, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, सबके बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है, बट इंसुलिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का क्या होता है, जब भी इंसुलिन की कमी होती है, वेन एवर देयर इज़ कम इंसुलिन, तो लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जब इंसुलिन की कमी होगी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इस बीमारी को आप बोलते हो डायबिटीज मेलाइटस। एक टाइम था कि लोग डायबिटीज से मरते थे, यस यू हर्ड इट राइट, लोग डायबिटीज से मरते थे। पर फिर टाइम आया कि डायबिटीज से अब लोग आराम से सर्वाइव कर पा रहे हैं, खासकर टाइप 1 डायबिटीज वाले। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी खुद की इम्यूनिटी ही आपके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। बीटा सेल पैनक्रियास के जो इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, जब ये इंसुलिन हमने जेनेटिकली इंजीनियर नहीं किया था, बायोटेक से नहीं बनाया था, तो उससे पहले जो भी लोग थे वो कहाँ से इंसुलिन लेते थे, जो भी स्लॉटर्ड एनिमल्स, स्लॉटर्ड मतलब जिनको मार काट दिया जाता है, उन जानवरों की पैनक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था और पेशेंट्स को दिया जाता था। बट इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था, क्योंकि वो एक और एनिमल का इंसुलिन है, तो जब वो ह्यूमन बॉडी में जाता था तो उससे बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस, राइट। तो आप कहाँ डायबिटीज से बच रहे हो, अब आपको और एलर्जी हो रही है, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो कहीं ना कहीं दुनिया में एक ऐसे इंसुलिन की ज़रूरत थी जो ह्यूमन जैसी हो, फाइन। तो बिफोर दिस द डायबिटिक पेशेंट्स वर गिवन इंसुलिन ऑफ स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड मतलब जिनको काट दिया जाता है, पिग और कैटल। बट दिस एनिमल इंसुलिन caused allergic reaction, caused allergic reaction। तो फिर हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी से इसको बनाना शुरू किया। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखो, पहले इसको मत पढ़ना, पहले इधर देख लो। इंसुलिन जब भी हमारी बॉडी में बनती है तो वो एक इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, जैसे हमारे प्रो एंजाइम बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनती है, जिसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारे बॉडी में एक प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनती है। उसमें 3 चेन्स होती हैं। एक चेन होती है ए पेप्टाइड की, क्योंकि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बना हुआ है। तो इसमें एक ए पेप्टाइड होती है, एक सी होती है, एक बी होती है। तो उसके बाद जब इंसुलिन मैच्योर होती है, जब उसका मैच्योरेशन होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस होती हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस पता है आपको क्या होती है? जब एक बार ट्रांसलेशन हो जाता है उसके बाद भी कुछ चेंजेस आती हैं, उन्हें हम पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस कहते हैं। तो उस टाइम पे ये मैच्योर होती है, तो मैच्योरेशन में सी चेन को निकाल दिया जाता है। सी चेन किसी काम की नहीं होती। एक मैच्योर इंसुलिन में
ए और बी चेन ही होते हैं और दोनों चेन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। कौन सी लिंकेजेस? डाइसल्फाइड लिंक। इस तरह की होती है आपकी इंसुलिन। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम इस इंसुलिन को एक बैक्टीरिया के अंदर बनाते हैं बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, याद है आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, उसमें आप क्या करते थे? प्लाज्मिड के साथ अपने जीन को जोड़ के इकोलाई में डाल देते थे। इकोलाई एक बैक्टीरिया है और हम यूक्रियोट हैं। अगर हम ऐसे वाला जीन जो इंसुलिन का है ह्यूमन से निकाल के एक बैक्टीरिया में डाल देंगे तो बैक्टीरिया आपको ये बना के दे देगा, बट बैक्टीरिया ये नहीं बना पाएगा, बैक्टीरिया ये नहीं बना। आई बात समझ में? मान लो मेरे पास इंसुलिन का जीन है, वो जब जीन बेटा एक्सप्रेस होता है तो एमआरएनए बनता है और एमआरएनए अल्टीमेटली प्रो हार्मोन बना, ठीक है? क्योंकि हम यूक्रियोट हैं तो हमें ये पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस होती हैं और हमारी ऐसा मैच्योर फॉर्म इंसुलिन आ जाती है। ये काम एक बैक्टीरिया नहीं कर सकता बिकॉज बैक्टीरिया एक प्रोक्रियोट है और उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस नहीं करनी आती, तो वो मैचुरेशन नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको इतना प्रोडक्ट बना के दे सकता है। तो प्रॉब्लम तो ये आ गई भाई, हम बनवा तो लें आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, बट प्रो हार्मोन लेके क्या करेंगे? इमेच्योर इंसुलिन लेके क्या करेंगे? फिर उसको काटेंगे कैसे? काटने वाला भी प्रोसेस हमें नहीं पता। तो फिर 1983 में बेटा क्या हुआ? 1983 में एक कंपनी थी एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी। इन्होंने कहा कि चलो एक नया काम करके देखते हैं। इन्होंने दो जीन ली, एक ली जीन 1, एक ली जीन 2। जीन 1 एक्सप्रेस करेगी ए पेप्टाइड, ये ए पेप्टाइड बनाएगी, और जीन 2 बनाएगी बी पेप्टाइड, ठीक है? इन दोनों जीन्स को अलग अलग इकोलाई में डाल दिया बाय यूजिंग वही प्लाज्मिड को यूज करके हमने क्या किया? अलग अलग इकोलाई के अंदर इन दोनों जीन्स को डाल के अलग अलग एक्सप्रेस करा दिया, अलग अलग एक्सप्रेस करा दिया। अब ये जो इकोलाई है ये बनाएगा ए पेप्टाइड चेन और ये जो है ये बनाएगा बी पेप्टाइड चेन, राइट? तो हमने दो जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट चलाए। एक से हमने एक ही जीन डाला सिर्फ ए पेप्टाइड वाला, एक में हमने डाला बी पेप्टाइड वाला, और दोनों को बाद में लिंक करवा दिया बाय डाइसल्फाइड चेन्स या डाइसल्फाइड लिंकेजेस। दोनों को साथ में रखा और बोला कि चलो अब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना दो। तो इस तरह से एली लिली ने अलग अलग करके जीन्स करके फिर अपना इंसुलिन बनाया। अगर आप पूरा जीन ही दे देते सीधा ह्यूमन से निकाल के तो वो प्रो हार्मोन बनाता, पर यहाँ पे प्रोक्रियोट जो इकोलाई है आपका वो नहीं बना सकता बेटा। ये इकोलाई है, इकोलाई इसको मैच्योर फॉर्म में नहीं ला सकता, तो इसलिए हमने ऐसे किया। एक लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे, This C peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin. The main challenge, क्या challenge था main? सबसे main challenge था, the main challenge for production of insulin using our DNA technique was getting insulin assembled into a mature form. So in 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequence. इन्होंने 2 DNA बनाए, एक जो A peptide वाला, एक B वाला, chains of human insulin and introduce them in plasmid of E. coli to produce insulin chain. उससे हमने क्या किया? इंसुलिन चेन बनवाई। फिर चेन ए और बी जो कि अलग अलग बनी थी, दे वर प्रोड्यूस सेपरेटली, उनको एक्सट्रैक्ट किया, कंबाइन किया, डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनवाई और एक ह्यूमन इंसुलिन तैयार कर, ठीक है? तो इस तरह एली लिली ने पहला इंसुलिन, ठीक है ना? सिंपल। चलिए, तो ये था बेटा हमने कैसे इंसुलिन बनाया। कुछ क्वेश्चन करते हैं। The first human hormone produced by recombinant DNA technology, क्या है आंसर? आप सबको पता है। Next, which of the following statement is not correct? The proinsulin has an extra peptide called C peptide. बिल्कुल ठीक है, proinsulin में C peptide होती है। The functional insulin has A and B chain linked together. ये भी ठीक है, दोनों में A और B chain होती है। Genetically engineered insulin is produced in E. coli. ये भी ठीक है। इन इंसुलिन मैन इज सिंथेसाइजेस प्रो इंसुलिन, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है? यहाँ पे एक सेंटेंस मिसिंग है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ बेटा? ये वाला गलत हुआ, तो आंसर हुआ 2, ये नॉट करेक्ट, ठीक है? टाइपो एरर था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, द 2 पेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड बाय, अभी किया हमने, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। दोनों ए और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई हैं।
नेक्स्ट है बेटा जीन थेरेपी। अगली एप्लीकेशन है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, स्पेशली उनके लिए जिनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो बीमारियां होती हैं जिनमें आप पैदा ही ऐसे हुए हो कि आपके जीन्स में कोई डिफेक्ट, ठीक है। अब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर ले लो, कुछ भी, जैसे हम लगा लेते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ले लेते हैं, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक जीन खराब होता है और वो जीन होता है डिस्ट्रोपिन। तो अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसके पास एक जीन सही नहीं है, या जीन एब्सेंट है, या जीन खराब है, सब्सट्रैक्टेड है, और डिस्ट्रोपिन प्रोटीन नहीं बन सकता, तो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं होगी, तो वो बंदे में पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं, वो अच्छे से चल फिर भी नहीं पाए। ओके, तो मतलब उसका एक जीन ही तो खराब है। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम, अगर उसका वो जीन खराब है तो उसको वो सही जीन की कॉपी दे दें? दे सकते हैं। के पास अगर एक चीज़ नहीं है उसको वो चीज़ दे दो तो वो ठीक हो जाएगा ना, है ना। एक बच्चा जब रोता है उसके पास वो चीज़ नहीं होती तो वो रोता है, अगर आप उसको वो चीज़ पकड़ा तो वो खुश हो जाता है। बिल्कुल वैसे अगर हम अपनी बॉडी में एक जीन की अगर कमी है या डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को ठीक कर दें और एक सही कॉपी ऑफ जीन ऐड कर दें, तो क्या हमारा डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यही होती है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं? दी डिफेक्टिव gene is replaced by a correct copy of gene, by a correct copy of gene। तो बेटा एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है? स्किड। एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज है, या कह लो जिसका नाम है स्किड, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इस बीमारी में क्या होता है? आपके पास एक जीन नहीं होती। वो जीन कौन सी है? एक एंजाइम बनाने वाली जीन, एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज। इन लोगों में जिनको स्किड होता है, ये बीमारी होती है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये वाली जीन नहीं होती। जीन डिफेक्ट क्या है इनमें? इनके पास ये एंजाइम नहीं बनता। कौन सा एंजाइम बेटा इन लोगों के पास नहीं बनता? इनके पास नहीं बनता एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, इनके पास ये एंजाइम नहीं बनता। अब इस एंजाइम का काम क्या है? इट हेल्प्स इन प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ये आपके टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है। टी लिम्फोसाइट सबको पता होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सब बच्चों ने पढ़ा है। तो ये टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है, मल्टीप्लाई करवाता है। कौन सा? ये एंजाइम। अगर किसी को ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगे, तो उसमें इम्यूनिटी कम होगी। ये बीमारी है। तो जैसे एड्स में इम्यूनिटी कम होने से कितनी बीमारियां लग जाती हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, वैसे ही इनको भी यही प्रॉब्लम रहती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसका ट्रीटमेंट मेथड क्या थे अवेलेबल? क्या क्या ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल थे? एक तो आप क्या कर सकते हो बेटा, सबसे पहला कि आप बोन मैरो रिप्लेसमेंट करा लो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो। अब आपके जो टी लिम्फोसाइट है वो कहाँ पे बनते हैं? वो बोन मैरो में बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बोन मैरो में आपको प्रॉब्लम है, या वहाँ पे जो सेल्स प्रॉपरली नहीं बन पा रहे, तो आप अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो। बेसिकली ये एंजाइम आपके सेल्स के अंदर मिलता है, लिम्फोसाइट्स के अंदर मिलता है, तो क्योंकि वहीं से रूट कॉज तो वही है, तो उसको चेंज करवा लो। या फिर क्या कर लो? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि आप डॉक्टर के पास जाके इस एंजाइम के इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है। या तीसरा है जीन थेरेपी, या फिर आप क्या करो? जीन थेरेपी करा लो। जीन थेरेपी में आप क्या करते हैं? जीन थेरेपी में आपकी जो जीन खराब है, ये वाली जीन, इसके बदले सही कॉपी ऑफ जीन डाल देते हैं। तो हमने फर्स्ट जीन थेरेपी एक 4 साल की बच्ची में करी थी, 4 ईयर ओल्ड गर्ल। कब? 1990 में। उसको बीमारी क्या थी? स्किड ही थी। उसमें हमने करी जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी परफॉर्म कैसे करते हैं? मान लो एक पर्सन है, उसको ये बीमारी है, तभी वो बेचारी परेशान है।
उसके ब्लड में से, उसके ब्लड में से, मान लो ये ब्लड वेसल है, उसके ब्लड में से हमने टी लिम्फोसाइट्स निकाले। तो जिस पर्सन को ये बीमारी है उसके ब्लड में से हम उसके टी सेल्स को निकालते हैं, निकाल लिए, और टी सेल को बाहर हम कल्चर करते हैं। कल्चर करना मतलब उनको ग्रो कराना आर्टिफिशियल मीडियम में। तो हमने किया टी सेल्स का कल्चर। अब हमने क्या किया, टी सेल का कल्चर करवाने के बाद हमने एक रेट्रोवायरस यूज़ किया। क्या यूज़ किया? रेट्रोवायरस। आप सबको पता है जब भी एनिमल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करवानी होती है, मतलब कोई जीन ऐड करवाना होता है, तो हम रेट्रोवायरसेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने रेट्रोवायरस को यूज़ किया, और जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि रेट्रोवायरस का जीनोम होता है आरएनए, तो यहाँ पे हम उसको देंगे एक आरएनए। तो ये आरएनए हमने अपनी मर्जी वाला इसको डलवा दिया। जब ये जाके आपके टी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो इसके अंदर ये आरएनए चला जाएगा, हमारे सेल्स के अंदर आरएनए चला जाएगा। ठीक है, अब इस आरएनए से आगे चल के बनेगा डीएनए। इस डीएनए को कहते हैं सी डीएनए। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। वो डीएनए जो आरएनए से बनता है उसे हम सी डीएनए कहते हैं। ओके, तो ये है आरएनए, ये है आरएनए जो वायरस से आया, और इससे बना आपका डीएनए जिसे कहते हैं सी डीएनए। ओके, नहीं अगर क्लियर हुआ तो बता देती हूँ। रेट्रोवायरसेस का जीनोम होता है आरएनए, हमारे सेल के अंदर जाके वो उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस डीएनए को कहते हैं सी डीएनए। ये हमने एचआईवी में भी किया था। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, राइट। तो मतलब बेसिकली ये जो डीएनए है वो कौन सा डीएनए है? ये डीएनए है एडीए वाला। कौन सा है? एडीए वाला। तो अब हमारे बहुत सारे सेल्स में ये जीन चला गया। अब हम चेक करेंगे किस सेल्स के अंदर जीन गया है और किस में नहीं गया, और चेक करने के बाद हम फिर इन सेल्स को जिनके अंदर जीन चला गया है उनको पेशेंट में वापस दे देते हैं। अब वो पेशेंट ठीक हो गए, ठीक है, अब उसमें प्रॉपर कॉपी आ गई। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बच्ची 4 साल की है या फिर ये कोई अडल्ट है, ठीक है, अब वो पैदा हो चुके हैं, ग्रो भी हो चुके हैं, तो उनके जो टी सेल है वो इमोर्टल होंगे, मतलब जो टी सेल हैं वो बार बार मरेंगे, डाई होंगे, उनका एक लाइफ स्पैन होगा। अब मैंने जो ये टी सेल वापस डाल दिए, मान लो इनका 3 हफ्ते का लाइफ स्पैन है, ठीक है, तो 3 हफ्ते बाद ये तो खत्म हो गए, तो दोबारा से आपको बार बार जीन थेरेपी ऐसे बंदे में करनी पड़ेगी। बट अगर यही आपने एमनियोसेंटेसिस करवाई जब मैं एक मदर प्रेग्नेंट थी, और एमनियोसेंटेसिस में पता चल गया कि ये बीमारी है पैदा होने वाले बच्चे को, और अगर आप उसी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होती है, राइट, 12 to 14 वीक के बीच में, अगर आपने वहीं पे एमनियोसेंटेसिस को चेक करके वहीं पे जीन थेरेपी करवा दी, तो एम्ब्रियो का हर एक सेल इस जीन को उठा लेगा, और आगे बॉडी के हर एक सेल में ये जीन चली जाएगी, या कह लो पूरी बॉडी का ये हिस्सा बन जाए। तो जीन थेरेपी परमानेंट क्योर की तरह काम करेगी जब वो बच्चा पैदा होगा एक नॉर्मल बच्चे की। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है बेटा, मोटल क्या होता है? मोटल मोटल क्या होता है? मोटल होता है जो बंदा मर जाता है, ठीक है। इमोटल होता है जो नहीं मरता। तो अगर मैं बोल रही हूँ दे आर नॉट इमोटल, दैट मीन्स वो मरेंगे। तो एक एनसीईआरटी की लाइन है, शायद मैंने पहले भी यही बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक लाइन पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये लाइन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या कह रहा है वो, As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of a patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA-cDNA is then introduced into these lymphocytes that are subsequently returned to the patient. तो हमने उसमें cDNA डाला, पेशेंट को वापस दे दिया. However, as these cells are not immortal, इसका मतलब है not immortal, that means they will die. They will die. ठीक है? तो ये जो सेल है ये अमर नहीं है, इसका मेनली कहना ये अमर नहीं है। द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन, उसको बार बार करना पड़ेगा। However, if the gene isolated from marrow cell producing ADA introduced into cell at early embryonic stages, अगर आप उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कर दोगे तो वो एक परमानेंट क्योर है। ये क्वेश्चन आता है, परमानेंट क्योर कौन सा होता है? जब आप जीन थेरेपी को एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में करते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, पहली जीन थेरेपी किसके लिए करी थी? ना आर्थराइटिस, ना चिकन पॉक्स, ना मेलाइटिस, एडीए डेफिशिएंसी।
Which of the following is commonly used as vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? कौन सा वेक्टर यूज किया हमने? रेट्रोवायरस. लैम्डाफाज PBR322 हम तब यूज करते हैं जब आपका हम बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं एज द होस्ट, और TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम जब आप प्लांट को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, प्लांट सेल है होस्ट, और रेट्रोवायरस जब एक एनिमल सेल है होस्ट. ADA is a deficiency which is deficient in a genetic disorders kid. What is the full form of ADA? Very simple. Adenosine deaminase. Answer हुआ 2. Next है बच्चे. Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADA deficiency? कौन सी therapy दी थी हमने? Gene therapy. Next. In gene therapy to treat adenosine deaminase deficiency disorder, which of the patient blood cells are used? कौन से सेल यूज करे हमने? लिम्फोसाइट. एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि उनमें तो वैसे ही DNA नहीं है, उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है. थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट होते हैं, वो तो वैसे ही सेल नहीं है, वो तो सेल के फ्रेगमेंट है. RBC के पास वैसे ही न्यूक्लियस नहीं होता, और प्रॉब्लम ही जब इम्यून सिस्टम की है, T सेल की है, तो लिम्फोसाइट. नेक्स्ट है बेटा हमारा मॉलिकुलर डायग्नोसिस. डायग्नोसिस क्या होता है? किसी भी बीमारी को पहचानना, उसके पैथोजन को पहचानना. अभी तक हमारे पास 2 तरह के डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, या 2 तरह का डायग्नोसिस है. एक तो है कन्वेंशनल मेथड्स जो बहुत पहले से यूज होते आ रहे हैं, और एक है मॉडर्न डायग्नोसिस, एक है मॉडर्न मेथड जिसमें मॉलिकुलर डायग्नोसिस आता है. सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड क्या होते हैं? जैसे ब्लड एनालिसिस, सीरम एनालिसिस कर लिया आपने, ब्लड निकाल लिया, ब्लड सैंपल ले लिया, सीरम ले लिया, उसका सैंपल ले लिया, यूरिन सैंपल ले लिया. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं. जैसे आपने देखा अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका ब्लड सैंपल लेके शुगर टेस्ट करते हैं ना, या और कोई इन्फेक्शन है तो वो चेक करते हैं. ये सब मेथड आप तब करते हो जब आपको बीमारी हो चुकी होती है, राइट. ये आपको पहले नहीं बताते कि आपको बीमारी आने वाली है. ये जो मेथड्स हैं ये आपको ये नहीं बताते कि बीमारी आने वाली है, ये बता देते हैं कि आपकी बीमारी हो चुकी है. तो कहने का मतलब जो ये सारे मेथड्स हैं ये आपकी बीमारी की अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते. अर्ली डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल. अर्ली डायग्नोसिस होती है कि बीमारी होने से पहले ही आपको पता चल जाए. अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए आपको अपने बॉडी की बायोकेमिकल्स या फिर जीन्स को चेक करना पड़ेगा, जो आपके मॉडर्न डायग्नोसिस से पॉसिबल. तो अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल बाय मॉडर्न टेक. कैसे? आप rDNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो आप पता कर सकते हैं. आप PCR को यूज़ करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं. आप ELISA को यूज़ करके पता लगा सकते हैं, या फिर ऑटो रेडियोग्राफी. तो ये सब टेक्निक्स को आप यूज़ करते हो, और ये सब मॉलिकुलर या फिर मॉडर्न डायग्नोसिस में आते हैं, और ये आपको बीमारी होने से पहले ही बता देंगे कि आपको होगी या फिर नहीं. चलो एक एक करके इनको हम करते हैं डिस्कस. सबसे पहले PCR और ELISA की बात करते हैं. बेटा आपको अगर याद होगा हमने PCR पढ़ लिया है अच्छे से, जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये हमने लास्ट क्लास में किया था जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ाए थे. याद है आपको या भूल गए? तो PCR में हम क्या करते हैं? हम DNA रेप्लिकेशन कराते हैं इन विट्रो. तो दिस इज बेसिकली इन विट्रो DNA रेप्लिकेशन. अगर आपके पास DNA का सैंपल कम है या छोटा है, एक ही फ्रेगमेंट है, तो आप उसको यहाँ पे PCR की मशीन में डाल के मल्टीप्लाई करा के उसकी कॉपीज बना सकते हो. ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है वो बीमारी के बारे में जानने के लिए जब आपके पास सैंपल साइज कम होता है. छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. जब कोविड आया था तो एक RT-PCR चला था, उसका टेस्ट चला था ना. मान लो आप एक्सपोज हुए कोविड जोन में, या कोई पर्सन आपके घर में जो कोविड पॉजिटिव है. ठीक है, तो अब हो सकती है प्रोबेबिलिटी कि आपको भी हो जाए, बट आपको भी हुआ तो नहीं. तो आपका टेस्ट किया जाता है. हो सकता है आप में जो सैंपल लोड है, या वायरल लोड जिसे कहते हैं, बेसिकली वायरल लोड मतलब नंबर ऑफ वायरस मॉलिक्यूल, वो आप में अभी कम आए हैं, तो इसलिए आपको बीमारी नहीं हुई. तो फिर भी हम कैसे जान सकते हैं कि आप में वायरस आया है या नहीं? जब आपके पास सैंपल या वायरस अभी बहुत कम है शरीर में, तो आप RT-PCR की हेल्प से इसे कर सकते हो. तो वो क्या करते थे? वो स्वॉब लेते थे आपके फेरिंग्स का, नेजो एंड ओरोफेरिंग्स का,
और उस सैंपल से RT-PCR चलाते, फिर उस पर्टिकुलर वायरस को मल्टीप्लाई कराते थे तो नंबर ज़्यादा हो जाता था, उससे आप अच्छे से देख सकते हो और आपको पता चल जाता था कि आगे हो सकता है आपको कोविड हो जाए। तो आप पॉजिटिव आ गए, मतलब अभी आप में वायरस है, हो सकता है वो अगले 1 दिन के बाद इतना मल्टीप्लाई कर जाए कि आपको बीमारी कर दे। तो इसीलिए PCR हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वायरस या ऑर्गेनिजम्स कम हो, सैंपल साइज। तो व्हेन यू हैव लेस क्वांटिटी ऑफ वायरस और बैक्टीरिया, तब हम ये टेक्निक यूज करते हैं व्हेन वी हैव लेस क्वांटिटी ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। और एक हमने ह्यूमन हेल्थ में किया था एलाइजा। एलाइजा कहाँ पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था HIV में। एलाइजा में हम क्या कर रहे थे? हम एंटीबॉडी और एंटीजन की इंटरैक्शन देख रहे थे। अगर आप में वो एंटीजन है तो वो एंटीबॉडी भी होगी, उससे हम चेक कर रहे थे कि आपको कोई बीमारी है या आगे हो सकती है या नहीं। ठीक है, ये 2 टेक्निक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने जो पढ़नी है वो है ऑटो रेडियोग्राफी। कौन सी है बेटा? ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता कर सकते हैं। किसका पता कर सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी डायग्नोज। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो होता क्या है, हम यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम है प्रोब। अ प्रोब इज यूज्ड। प्रोब क्या होता है? इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA और सिंगल स्टैंडर्ड RNA जिसके साथ रेडियो एक्टिव मटीरियल लगा होता है विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे मान लो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उसके साथ रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लगा हुआ है, क्योंकि DNA के अंदर फॉस्फेट होता है, आप सबको पता है, आपको सब पता है 5 प्राइम एंड पे। तो हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ही लेते हैं। ओके, क्यों लेते हैं अभी पता चलेगा। तो ये प्रोब यूज करते हैं। प्रोब क्या है? या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड एक DNA है, मान लो ये DNA है और इसके साथ रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लगा हुआ। आपको पता है ना, बैकबोन फॉस्फेट की बनी होती है। अब वो जो फॉस्फेट यूज किया है इन्होंने ये DNA को बनाने के लिए, मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ये एक रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? जब इसमें लाइट पास करेंगे तो ये भी एक लाइट इमिट करेगा, तो थोड़ी एनर्जी देंगे तो ये लाइट इमिट करेगा। ओके, अब आपके पास एक पर्सन है जो नॉर्मल है एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, और एक पर्सन है जो डिजीज्ड है एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर के। ठीक है, और हमें पता है, अगर मैं मान लो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात कर रही हूँ या मान लो जीन थेरेपी चल रही है, स्किड की बात हो रही है, ADA डेफिशिएंसी है, ADA बनाने वाला मान लो जो जीन है, मैं मान रही हूँ, मुझे नहीं पता उस जीन का क्या सेगमेंट है, मान लो उस जीन में ये सीक्वेंस होती है, ये ADA वाला जीन है एक नॉर्मल बंदे का, ये एक नॉर्मल बंदे का ADA वाला जीन है। ठीक है, ओके, अब हमें पता था नॉर्मल जीन की सीक्वेंस ये होती है, राइट। अगर उसको कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसका ADA जीन खराब है, मान लो उस जीन में डिलीशन हो गई, तो थोड़ा सेगमेंट इसका डिलीट हो गया, मान लो GGCCCC रह गया, ये रह गया, ये है एक म्यूटेटेड जीन। जो डिजीज्ड बंदा होगा, जिसको बीमारी होगी, उसके पास म्यूटेटेड जीन होगा बेटा, होगा ना, उसके पास क्या होगा? म्यूटेटेड जीन होगा, मतलब जीन में म्यूटेशन हुई होगी। और जो नॉर्मल बंदा है उसका जीन ऐसा है। तो हमने क्या किया, एक प्रोब तैयार किया, मतलब एक DNA का सेगमेंट तैयार किया जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लगा हुआ है। अब क्योंकि हमें नॉर्मल जीन पता है, अब डिलीशन कैसी होगी वो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, एक प्रोब इसके कॉम्प्लीमेंट्री रेडी किया, CCCCGGG, और ये एक रेडियो एक्टिव है। अगर बंदा नॉर्मल है, एकदम उसे कोई बीमारी नहीं है, तो ये प्रोब इसके साथ जाके लग जाएगा। अगर एक बंदा डिसीज है तो इसमें प्रोब नहीं लगेगा, नो प्रोब अटैच्ड, कोई भी प्रोब इसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। अब हमने किया इसकी ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है, वो मशीन से कुछ रेज निकलती हैं, अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी होती है। जब वो रेस यहाँ से पास करती है, मान लो यहाँ से, तो इसका जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है वो एक लाइट एमिट करता है।
वो एक लाइट एमिट करता है। तो अगर आपको ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें आप ऑटो मतलब एक सेल्फ लाइट एमिट करने वाला एक मॉलिक्यूल आप यूज़ करते हो, मतलब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज़ करते हो, उसको जब हम कुछ रेडिएशन देते हैं तो वो अपनी लाइट एमिट करता है, वो अपनी एक लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो हमने ये प्रोब को अटैच करने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी करी। ऑटो रेडियोग्राफी में जब आप रेडिएशन देते हो तो एक लाइट एमिट होती है, तो क्योंकि प्रोब जिससे अटैच होगा वही तो लाइट एमिट होगी। जहाँ प्रोब अटैच ही नहीं होगा, क्या वहाँ पे लाइट एमिट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोब अटैच हुआ, आपने रेडिएशन दी तो एक लाइट सी एमिट हुई, तो मतलब वो बंदा नॉर्मल है। और अगर यहाँ पे आपने प्रोब अटैच करने की कोशिश करी, वो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है तभी तो अटैच हुआ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं है, तो यहाँ पे प्रोब लगेगा ही नहीं, लाइट एमिट नहीं होगी, तो मतलब बंदे को बीमारी है। बत्ती जगी, बंदा नॉर्मल, बत्ती नहीं जगी तो बंदे को बीमारी है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी से या इस टेक्निक से हम बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जान सकते हैं। फाइन, तो ये थी बेटा मेडिसिन में एप्लीकेशन। अभी इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। Which technique help to identify a bacterial or viral pathogen in a human body even when its concentration is very low and clinical symptoms are not yet visible? अगर आपको अभी कोई सिम्टम नहीं आया है बट आप एक्सपोज हुए कोविड से, तो आप कौन सा टेक्निक करोगे? पीसीआर, क्योंकि अभी आप में क्वांटिटी कम है, वो पीसीआर उसकी क्वांटिटी को बढ़ा के वायरस के बारे में बता देगा। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल। तो अब हम देखेंगे एनिमल्स को कैसे ट्रांसजेनिक बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसजेनिक क्या होता है? वो एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मॉडिफाइड, जिनके डीएनए से छेड़छाड़ करी गई है, या तो डीएनए निकाल दिया गया है या फिर डीएनए लगा दिया गया है। जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनमें से 95% तो माइस हैं। 95% तो माइस है। ये मतलब नहीं है कि हमने दुनिया की 95% माइस को ट्रांसजेनिक कर दिया, नहीं। जितने भी ट्रांसजेनिक हमने एनिमल्स बनाए हैं उनमें से 95% तो माइस है। क्यों? क्योंकि माइस को हम एज अ मॉडल यूज़ करते हैं बहुत सारे रिसर्च के लिए। एक एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन का। हमने एक माइस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन ज़्यादा एक्सप्रेस करा दिया और ये एक नॉर्मल माइस है, तो दोनों में आपको फ़र्क लग रहा होगा ये कितना बड़ा बन गया। तो इसे हम कहते हैं सुपर माइस या सुपर माउस। ठीक है, तो सुपर माइस में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा एक्सप्रेस, तो ये भी एक ट्रांसजेनिक हुआ क्योंकि इसमें हमने एक जीन को ऐड किया। इसके अलावा हमारे पास कुछ शीप थी जो ट्रांसजेनिक थी, जिनका नाम था डॉली, पॉली एंड मॉली। ये सबसे पहली शीप थी जिनको हमने मॉडिफाई किया था। जिनमें से जो डॉली थी वो एक क्लोन थी, जिनमें से पॉली थी और मॉली थी ये ट्रांसजेनिक और क्लोन दोनों थी। इनको हमने रोजलिन इंस्टीट्यूट एडनब्रा में बनाया था, स्कॉटलैंड में है। ठीक है, क्लोन क्या होता है बेटा? इसको कैसे बनाया गया था? जो इसकी मम्मी थी डॉली की, उसके अडर सेल्स को लिया। अडर सेल क्या होते हैं? जो मैमरी ग्लैंड्स वाला नीचे वाला वेंट्रल एरिया होता है ना काऊ का, वहां से हमने सेल्स उठाए। ठीक है, उस सेल को उठा के उससे आप पूरी डॉली बना दी। तो डॉली किससे बनी थी? डॉली वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम अडर सेल्स, सोमैटिक सेल्स। डॉली वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम अडर सेल्स। अडर सेल कौन से सेल थे? ये सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो अगर आप एक सोमैटिक, दो तरह के बॉडी में सेल होते हैं, एक जर्म सेल्स, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में जर्म सेल है ओवम एग, मेल में है स्पर्म। और इसके अलावा बॉडी में जितने भी सेल है, आपके स्किन का सेल, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब सोमैटिक सेल हैं। तो इन्होंने सोमैटिक सेल पकड़ के सीधा एक बच्चा पैदा कर दिया। बढ़िया बात है ना, देखो है ना। तो वो हुए क्लोन, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे, वहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशंस नहीं बने। फाइन, फिर उसके बाद एक और शीप थी हमारे पास, एक और शीप बनाई ट्रेसी। ट्रेसी का जो मिल्क था उसमें था अल्फा एंटीट्रिप्सिन। मतलब हमने ट्रेसी के पास हैज अ जीन एडेड, इसके पास हमने एक जीन ऐड करी। वो जीन क्या सिक्रीट करती है? अल्फा एंटीट्रिप्सिन।
और इस अल्फा एंटीट्रिप्सिन को हम यूज करते हैं इम्फाइजीमा को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट इम्फाइजीमा। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो हमने ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स को मॉडिफाई किया है बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। इनमें से जैसे एक फिनाइलकीटोनुरिया, उसके लिए भी हमने बनाई है। फिर हमने एक बनाई काऊ। काऊ, इसका नाम है रोजी। ये जो काऊ थी, इसमें कौन सा जीन ऐड किया? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। ये वो जीन है जो इस प्रोटीन को बनाएगा, और क्योंकि इस रोजी के अंदर ये जीन है, अब ये प्रोटीन रोजी के मिल्क में आएगा। तो मिल्क कंटेन्स 2.4 ग्राम पर लीटर ऑफ दिस प्रोटीन। तो उसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम ये प्रोटीन था, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि काऊ के मिल्क में इतना प्रोटीन नहीं होता। अब प्रोटीन की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, एक मंकी का एग्जाम्पल है, बड़ा शानदार है। इस मंकी का नाम था एंडी। एंडी iDNA टेक्नोलॉजी से बनाया था, इसलिए उसका रिवर्स करोगे तो एंडी बनता है, iDNA इस टेक्नोलॉजी से। इसके पास एक ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन था, उसका जीन था, और ये प्रोटीन हमने लिया था जेलीफिश से। तो जीन ऑफ GFP प्रोटीन हमने कहाँ से लिया? जेलीफिश से। आपको पता है ना, जेलीफिश कई ऐसी आती हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करती हैं। तो हमने इस जीन को यूज़ किया, एंडी में डाल दिया, और एंडी अब जगने लग गया। ठीक है, तो उसमें भी बायोल्यूमिनेसेंस हो। तो ये सब ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने बनाए हैं अभी तक। ओके, तो देखते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का कहाँ कहाँ एडवांटेज है, कहाँ कहाँ यूज़ है। तो बेटा देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या ज़रूरत है इनकी। एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेज है मेडिसिन। सबसे पहला एडवांटेज है मेडिसिन। कैसे? अगर बेटा आपको नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी समझनी है कि हमारा कोई जीन कैसे काम करता है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होती है, तो आप इन एनिमल्स को यूज़ करके समझ सकते हो। या कोई बीमारी कैसे बनती है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होता है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए हम इन एनिमल्स को यूज़ करते हैं। ओके, मान लो जो माइस है वो हमसे बिल्कुल नियरेस्ट मैमल है, हम उसमें कोई जीन्स मॉडिफाई कर दें जो हम में होता है किसी बीमारी में, और फिर चेक करें कि उसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री कैसे होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनवाना है, जैसे आपने ट्रेसी से क्या बनवाया? एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, रोजी से क्या बनवाया? आपने रोजी से प्रोटीन बनवाया। तो उसके लिए भी हम एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई केमिकल की टेस्टिंग करनी है, आपने कोई ड्रग बनाई, उसको टेस्ट करना है कि हमारे लिए ठीक है या नहीं, आपने कोई वैक्सीन बनाई, वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी डिज़ीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि जेनेटिक डिसऑर्डर को देखना है कैसे होता है, तब भी हम इन एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इसके मेडिसिन में एप्लीकेशन है। उसके अलावा इसके एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में भी है। एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा? एग्रीकल्चर से प्लांट्स का नहीं होता, उसमें एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल ब्रीडिंग भी होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है। तो होता क्या है कि जब आप कन्वेंशनल मेथड से ब्रीडिंग करते हो, आपने एक काऊ ली जो आपको पता है अच्छा दूध देती है, एक बुल लिया जो आपको पता है डिजीज रेजिस्टेंट, आपने सोचा इन दोनों को क्रॉस करवाते हो, इनका बच्चा पैदा होगा, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। पर अगर यही आप एक काऊ का एग लेकर उसमें कोई जीन ऐड कर दो, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गारंटी के साथ पैदा होगा कि उसमें वो जीन एक्सप्रेस होगा, उसके पास वो कैरेक्टर होगा ही होगा। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से अच्छा है कि आप उनको ट्रांसजेनिक बना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हम डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स बना सकते हैं, एंड हाई यील्डिंग, मतलब जो ज़्यादा अच्छे से दूध दे। तो एग्रीकल्चर में हम ये हेल्प ले सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना के या और बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तीसरा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो एक्चुअल में हम अप्लाई तो ज़्यादा नहीं करते, बट दिस कैन बी एन एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? जैसे 2001 में क्या हुआ था
कनाडा की एक नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी करके कंपनी, उन्होंने क्या किया, एक स्पाइडर लिया और स्पाइडर का जीन लिया। स्पाइडर का कौन सा जीन लिया, वेब बनाने वाला। उस जीन को बकरी में ऐड कर दिया, एडेड इन बकरी। कौन सी बकरी, जो दूध देती है, लैक्टेटिंग गॉट। ओके, अब ये जो बकरी है ये दूध देगी, दूध में उसके स्पाइडर के वेब के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। तो मिल्क कंटेन्स वेब प्रोटीन। अब इन्होंने क्या किया, इस वेब प्रोटीन को आइसोलेट किया और उस प्रोटीन से इन्होंने क्या बनाई, यूनिफॉर्म्स बनाई, आर्मी यूनिफॉर्म। आर्मी यूनिफॉर्म बनाई, टेनिस के रैकेट्स भी बनाए और सूचर्स भी बनाए। सूचर्स क्या होते हैं, टांग के लगते हैं ना, जो जब आपको चोट लगती है, वो भी बनाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है एनिमल्स की। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है बेटा। इसी वजह से कितनी जो बीमारियाँ हैं उनकी मेडिसिन बनती है, आप उनको एज अ मॉडल यूज़ करते हैं। ओके, चलो अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनका क्वेश्चन आता है। सबसे पहले एथिकल इश्यूज, बायो एथिक्स। क्या होते हैं एथिक्स? एथिक्स होते हैं स्टैंडर्ड्स। दीज आर दी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, these are the set of standards और rules, एक तरह से rules कह सकते हैं, to avoid harmful manipulation in animal world और in biological world। आपके पूरी जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, पूरी जो रिसर्च चल रही है, इन सब में हमने कुछ स्टैंडर्ड्स और एथिक्स लगा दिए हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप ऐसे रूल लगा देते हो तो कोई भी गलत रिसर्च नहीं करता। मान लो किसी ने ये एथिक्स या फिर ये एथिक्स माने नहीं और अपनी ही चलाई और एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना लिया जो आपके पूरे ह्यूमंस को ही खा गया, मार दिए उसने, या कोई ऐसा हाइब्रिड बना दिया जो हम पे हावी हो गया, तो हमारी पूरी की पूरी रेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, या आपने एक काऊ और एक डॉग को मल्टीप्लाई करके बना दिया, तो भी एक अलग सा हाइब्रिड बन जाएगा जो अगेंस्ट नेचर है। या कह लो आपने कोई ऐसा एनिमल बना दिया, उस एनिमल से आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो प्रोडक्ट हार्मफुल है और उस एनिमल को एज एन इंडस्ट्री यूज़ कर रहे हो, एज एक मशीन की तरह यूज़ कर रहे हो, तो वो तो बहुत ही गलत बात है। ओके, तो ऐसी चीज़ों के लिए कि स्पीशीज़ की इंटीग्रिटी ही नहीं बन रही, इन सब रीजंस की वजह से आपको कुछ रूल्स के बीच में रहना पड़ेगा। तो हर एक कंट्री की अपनी एक अथॉरिटी है, जैसे GEAC है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इंडिया की, वो चेक करती है कि क्या क्या रिसर्च हो रही है, कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं ठीक है, और किस रिसर्च के प्रोडक्ट को हम पब्लिक में दे सकते हैं ताकि पब्लिक ठीक रहे। तो इस लाइन को पढ़ो, एन इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन लाइक GEAC which will make decision regarding the validity of GM research and safety of introducing GM organisms for public services। जब आप कोई रिसर्च भी करते हो तो आपको पहले इनको सारी रिसर्च भेजनी होती है कि आप इस सालों में क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या यूज़ करोगे, और आपको उसी की ही परमिशन, आप उसके अलावा अगर कुछ और करते हो वो इलीगल है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए इन रूल्स की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? वाई डू वी नीड एथिक्स? वाई डू वी नीड बायोएथिक्स? क्या ज़रूरत है इनकी? फर्स्ट, टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज, नहीं तो स्पीशीज ही ठीक से नहीं रहेंगी, आप हाइब्रिड बनाते रहोगे। टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड्स, ऐसे हाइब्रिड बनाते रहो कल को वो हार्मफुल हो गए तो। टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम बायोएथिक्स की हमें ज़रूरत रहती है। ओके बच्चे, तो ये थे जो रूल्स जो हमें बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? दीज आर सेट ऑफ रूल्स दैट वी नीड इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। अब नेक्स्ट है बायो पेटेंट। बायो पेटेंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज बायो पेटेंट? बायो पेटेंट, दे आर दी राइट्स given by government to the inventor।
अगर आप किसी चीज़ की डिस्कवरी या इन्वेंट करते हो, कोई भी चीज़, मान लो तुमने रिसर्च करी, अपनी जीवन लगा दी और एक दवाई बना दी कोविड के लिए, और वो दवाई आज तक किसी ने नहीं बनाई, एकदम नॉवल है। ये जो भी इन्वेंटर जो होता है, जो भी आप इन्वेंशन करते हो, वो नॉवल होनी चाहिए, एकदम नई होनी चाहिए, और उसकी कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब किसी काम की होनी चाहिए, और नॉन ऑब्वियसनेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तुम क्या बता रहे हो। तो अगर ये 3 प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर इन्वेंशन में है, तो आपको उसके राइट्स मिलेंगे कि दिस थिंग बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो ये पेटेंट फिर आपको मिलेगा, और आप इसको आगे बेच भी सकते हो, या आगे जैसे मान लो आपने दवाई बनाई, तो आप इसके कुछ परसेंट राइट आपने किसी कंपनी को दे दिए, वो कंपनी ने वो दवाई बनाई और वो आपको अपना प्रॉफिट देता है। तो इस तरह ये पेटेंट्स, ठीक है। So the Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patents Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions and research and development initiative. तो ये second amendment हुई है इस बिल में, जो है Indian Patents Bill. Okay? नेक्स्ट है बेटा बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है? बायो एथिक्स थे रूल्स, बायो पेटेंट थे राइट्स, अब बायोपायरेसी है चोरी। तो बायोपायरेसी इज अ टर्म यूज्ड टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी and other organization without proper authorization from the country and people concerned without compensatory payment. अगर कोई बड़ा डेवलप्ड देश जिनके पास अपना अच्छा सा कल्चर नहीं है, अच्छे पौधे नहीं है, वो हमारे इंडिया जैसे भारत देश में आके हमारे कल्चर से कुछ चीज़ें चुरा ले, जैसे मान लो हमें पता है कि हमारी जो हल्दी है उसको अगर आप जख्म पे, वूंड पे लगाते हो तो उससे ठीक हो जाता है, ठीक है, और वो उसको यूज़ करके अपना पेटेंट करवा लें, हमें पूछे भी मत, हमें कोई पेमेंट भी मत करें, कुछ मत करें, तो इसे हम कहेंगे कि ये चोरी है, क्योंकि ये हमें, हमारे हैं, ये हमसे बिलोंग करते हैं, तो इससे हम बोलेंगे बायोपायरेसी। तो ऐसे बहुत से केसेस इंडिया के साथ हुए हैं, जैसे हमारे कंट्री में 2 लाख राइस की वेराइटीज़ है, कितनी? 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस, और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, फोकलोर्स हैं, गीत हैं, उसमें बहुत सारे राइस के बारे में मेंशन किया गया, हमारे कल्चर में ही है राइस, ठीक है बेटा। सो हमारे 2 लाख वैरायटी है राइस की इंडिया में, इनमें से बासमती की 27 वेराइटीज डॉक्यूमेंटेड है, 27 बासमती राइस वेराइटीज डॉक्यूमेंटेड है, और बाहर भी बहुत जाती हैं वेराइटीज, राइट, ये हमें इतना पता है। अब हुआ क्या, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था राइस टेक। इस कंपनी ने क्या किया, हमारी बासमती की वैरायटी ली, इंडियन बासमती वैरायटी ली, उसको अपनी सेमी ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस करवा दिया। उनकी अपनी कोई सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी थी, उसे क्रॉस करवा के एक न्यू राइस वैरायटी बना दी, और उसका पेटेंट ले लिया। ऐसे कैसे ले लोगे, आपने उसको बनाने के लिए आधा जीन तो हमारे बासमती का यूज़ किया ना, तो ऐसे कैसे बना दोगे, और इसका पेटेंट ले लिया। फिर हमें पता लगा, फिर हमने इन पे केस किया, और फिर आधे राइट्स वापस लिए। तो this allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers variety. Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention or novelty. It's not a, ठीक है, और वैसे भी हमारी है। ऐसे ही टर्मरिक और नीम के साथ भी हुआ था। टर्मरिक, एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी, इन्होंने एक पेटेंट लिया, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मरिक। ऐसे कैसे आप पेटेंट ले लोगे, तो हमें ऑलरेडी पता है किसकी, टर्मरिक की। और फिर जो भी इंडियन वहाँ पे हल्दी को यूज़ करता था फॉर वुंड हीलिंग, तो उन पे केस हो जाता था, क्योंकि आप उनसे बिना पूछे यूज़ कर रहे हो। ओके, तो फिर ये वाली भी हमने इस पे केस किया, और ये वाली भी पेटेंट वापस ली। ऐसे ही हमारे साथ नीम में हुआ। एक WR ग्रेसन कंपनी थी जर्मनी की, उन्होंने एक पेटेंट लिया, फंजीसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ नीम।
तो बेटा हम तो फेस वॉश में भी नीम यूज़ करते हैं, हमारे तो ऐड में भी आता है फेस वॉश यूज़ करो, पिंपल नहीं होंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे, ये हो जाएगा। तो हमें तो ऑलरेडी पता था, हम तो नीम का पेड़ ही उगाते थे पहले, ताकि कोई कीटाणु विटाणु ज़्यादा ना आए, राइट। और नीम के पत्ते खाते थे, कई कल्चर में तो नीम सब्जी में भी डालते हैं नीम के पत्ते, है ना। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, आप कैसे पेटेंट ले रहे हो, तो फिर ये पेटेंट भी वापस लिया गया। तो ये सब केस है चोरी के, जिसे हम कहते हैं बायो पायरेसी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। Use of bioresources by multinational company and organization without authorization from the people concerned, a country and its people concerned is biopiracy. Answer हुआ 2. Next, in India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public uses, सबको पता है GEAC, वही ये काम करती है, genetically modified organism, और उसके रिसर्च को कंट्रोल में करती है। Which body of government of India regulate GM research and safety of introducing GM organism for public services? Again, repetitive question, पहला ही है GEAC. The law and rules to prevent unauthorized exploitation of bioresources are termed as bioethics. जो standards है, rules हैं, जो जिससे सारी चीज़ें जो exploit होने से बचेंगी, वो है bioethics. Biopiracy, चोरी, biopatent, rights. Next, बायो इंजीनियरिंग जो आप ये पूरी कर रहे हो बायोटेक में, मैच द फॉलोइंग। बीटी कॉटन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। एडिनोसिन डीएमिनेस डेफिशिएंसी बेटा किस में होती है, स्किड में, और जीन थेरेपी में पढ़ा है हमने। आरएनएआई इज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, एंड पीसीआर से हम एचआईवी इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो एलाइजा से करते हैं, एचआईवी भी कर सकते हैं, क्योंकि पीसीआर हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन कम है पैथोजन की, हम कहीं पे भी उसको, तो फर्स्ट का 4th, देन 1, देन 2, देन 3, आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज होमवर्क ये है एनसीईआरटी रीड करना बेटा पूरी, आप रीड एनसीईआरटी। अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं हमारे, तो मॉड्यूल्स, लक्ष्य के मॉड्यूल्स ले लो अगर नहीं है तो, और मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन करना। वहाँ पे मॉड्यूल में आप देखोगे बहुत अच्छे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे, और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, मैच द फॉलोइंग भी है, हर तरह के मिस मैच वाले क्वेश्चन है। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बैंक मिलता है पैकेज में। तो पैकेज में जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, तो ये ज़रूर करना। और हम मिलेंगे अगली क्लास में। मुझे बताना सबसे अच्छा टॉपिक क्या लगा, और मुझे ये बताना आरएनए इंटरफेरेंस कैसा लगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता। और आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। मेरी ये छोटी सी कोशिश से आप सब बच्चों का टॉपिक क्लियर होगा। एंड आई थिंक दिस वॉज द लास्ट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर था इस सीरीज़ का, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। हम दोबारा आएंगे और अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। आप हमें कमेंट्स में बताना आपका सफ़र कैसा रहा हमारे साथ, और ऑल्सो सजेस्ट कि आप और क्या चाहते हो, एंड हम चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे टॉपिक्स हैं। हम मिलेंगे आगे कभी भी और वीडियोस में। और ये थी आपकी दीक्षा मैम, जूलॉजी पढ़ाती हूँ, आप सबको पता चल गया है। आगे मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।